हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम लोग बात करेंगे स्टीम टरबाइन के न्यूमेरिकल्स के बारे में। लेकिन न्यूमेरिकल को समझने से पहले हम लोग को कुछ थ्योरी को भी समझना जरूरी होता है ताकि हम न्यूमेरिकल को रट करके ना सॉल्व करें बल्कि समझ करके सॉल्व करें। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी के बारे में और हम लोग बात करेंगे कि इसमें किस तरीके के फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं और वो फॉर्मूले का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम और इस डायग्राम को देख करके अगर घबरा रहे हैं या फिर इस डायग्राम को देख करके समझना चाहते हैं कि ये किस तरीके से बनता है, ये क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है और उसको विजुलाइज करना चाहते हैं, उसको एकदम अपने अंदर समाना चाहते हैं कि भाई हम इसको एकदम ये चीज़ तो हमको क्लियर हो गई है कि यह किस तरीके से बनती है और ये डायग्राम किस तरीके से आता है। तो आज की जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज से हो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है कि स्टीम टरबाइन की हम लोग बात करेंगे, स्टीम टरबाइन के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग ये समझ लीजिए कि स्टीम टरबाइन किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, स्टीम टरबाइन में क्या होती है, ब्लेड्स होती हैं। ब्लेड्स कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर जो हम लोग मेनली बात करेंगे वो दो तरीके की टरबाइंस के बारे में बात करेंगे। एक हम लोग बात करेंगे रिएक्शन टरबाइन और एक हम लोग बात करेंगे इम्पल्स टरबाइन के बारे में, जिसमें हमको न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़्यादा पूछ जाते हैं, इम्पल्स पे और रिएक्शन पे पूछ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग उन्हीं दोनों के बारे में बात करेंगे। तो टरबाइन में एक्चुअली में होता क्या है कि इस तरीके से एक रोटर होता है। चलिए, रोटर को ऐसे ना समझिए, आप इस तरीके से समझिए। यहाँ पर रोटर होता है और रोटर में यहाँ पर लगा होता है आपका जनरेटर, ठीक है, जनरेटर लगा होता है और यहाँ पर होती है आपकी टरबाइन। यहाँ पर क्या होती है, टरबाइन होती है और टरबाइंस में क्या लगी होती हैं, ब्लेड्स लगी होती हैं, इस तरीके से ब्लेड्स लगी होती है और एक किनारे यहाँ पर लगा होता है नोजल। और नोजल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, नोजल के थ्रू हम लोग इसकी ब्लेड्स पर हीट करते हैं। चाहे वो स्टीम करेंगे तो स्टीम टरबाइन बन जाएगी, अगर हम वाटर हीट करेंगे तो वो वाटर टरबाइन या फिर हाइड्रोलिक टरबाइन बन जाएगी, अगर हम वहाँ पर गैस का इस्तेमाल करेंगे तो वो गैस टरबाइन बन जाएगी। तो इस तरीके से अलग अलग टरबाइन होती है। स्टीम का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं तो स्टीम टरबाइन हो गई। तो यहाँ पर देखिए, तो इस तरीके से इसको हीट करेंगे तो फिर ये अलग अलग ब्लेड्स पे, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये मार्कर है छोटा सा, तो अगर हम इस पे क्या करेंगे कि हीट करने की कोशिश करेंगे किसी भी चीज़ की तो इस पर कुछ ना कुछ मूवमेंट आएगा। तो उसी तरीके से जब एक ब्लेड पे हीट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट आता है, फिर वो ब्लेड घूम करके आगे जाती है तो दूसरी ब्लेड आ जाती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये है, जैसे कि इस पर हमने हीट किया तो ये चीज़ घूमेगा और यहाँ दूसरी ब्लेड आ जाएगी। फिर अब वो तो स्टीम जो है लगातार निकल रही, तो ये जब आएगा तो तीसरी ब्लेड इधर से घूम करके इधर आ जाएगी, फिर ये तीसरी से फिर ऐसे चौथी। तो इस तरीके से पूरा रोटेशन बना लेता है और ये पूरा घूमता है और जनरेटर को घुमाता है और जनरेटर को घुमाएगा तो आप जानते हैं जनरेटर क्या करता है, सप्लाई यहाँ पर हमको देगा, इलेक्ट्रिक सप्लाई हमको प्रोवाइड करेगा। तो ये टरबाइन का काम होता है। अब देखिए, यहाँ पर जो टरबाइन होती है हमने आपको बताया कि दो तरीके से होती है। तो टरबाइन को थोड़ा सा और विजुलाइज कीजिए कि मान लीजिए कि ये जो है इस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है, मतलब सैफ्ट इसमें इस तरीके से लगा हुआ है, ये टेप है, तो यहाँ पर इस तरीके से लगा हुआ है और इसमें ब्लेड्स इस तरीके से ऐसे लगी हुई हैं, ऐसे ऐसे करके, और इसी पे यहाँ पर हीट किया जाता है, यहाँ पर ऐसे इसको हीट किया जाता है। तो अगर हम इस चीज़ को ऐसे ना देख करके इस साइड से देखेंगे तो हमको ये कैसे दिखेगा, हमको ये दिखेगा कि बीच में ये रोटर है और यहाँ पर ये इसकी ब्लेड्स लगी हुई है, ये इसकी ब्लेड्स इस तरीके से लगी हुई है, हमको ये इस तरीके से दिखेगा, कुछ ऐसे ही दिखेगा। तो ये चीज़, इस टरबाइन को हम लोग कहते हैं इम्पल्स टरबाइन। क्या कहते हैं, इम्पल्स टरबाइन कहते हैं। और एक टरबाइन होती है जिसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन टरबाइन। तो रिएक्शन टरबाइन के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं अपने इन जो डायग्राम है। तो यहाँ पर रिएक्शन टरबाइन जो होता है, इसमें बीच में हमारा रोटर लगा होता है और रोटर में से ही होकर के स्टीम जो है बाहर आती है और ये दोनों की तरफ आती है, इधर भी जाती है इधर भी जाती है, और यहाँ पर ये इस साइड घुमा हुआ होता है और ये जो होता है इस साइड घुमा हुआ होता है, इस तरीके से। तो जब ये स्टीम आएगी तो इधर से जब बाहर निकलेगी और इधर से आएगी तो इधर बाहर निकलेगी। तो जब ये इधर बाहर निकलेगी तो पीछे अपने कोई चीज़ जब इधर जा रही है तो अपने पीछे तरफ उसका रिएक्शन फोर्स लगाती है, तो ये जो है इसको इधर की तरफ ठेलने की कोशिश करेगा और ये जो है क्योंकि ये आगे की तरफ जा रही है तो इसको पीछे की तरफ ठेलेगी।
तो ये इधर की तरफ, तो ये एक रोटेशन यहाँ पर, मतलब दोनों तरफ जब हम किसी भी चीज़ में फोर्स लगाते हैं तो टॉर्क जनरेट होता है, और टॉर्क जनरेट होगा तो इस तरीके से रोटेट करेगा। बात क्लियर हो पा रही है? तो आप इन दोनों को समझ पा रहे होंगे। ये होती है आपकी रिएक्शन टरबाइन। क्या होती है? रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन। ठीक, तो रिएक्शन टरबाइन और इंपल्स टरबाइन के बारे में आई होप आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग को बात जो आज की वीडियो में करना है, जिसके न्यूमेरिकल्स हम लोग को सॉल्व करने हैं, वो है इंपल्स टरबाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है ये इंपल्स टरबाइन से कैसे रिलेटेड है। अब हम आपको वो चीज़ समझाते हैं। तो देखिए, इन सबको हम लोग हटाएंगे, अब बस इंपल्स टरबाइन को यहाँ पर रखेंगे। तो इंपल्स टरबाइन के बारे में हम लोग को बात करनी है। तो आप इस डायग्राम और इस डायग्राम को देख करके कुछ चीज़ें कॉमन पा रहे हैं। क्या कॉमन आपको दिख रहा है? यहाँ पर अगर आप इस ब्लेड को, मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी ये वाली जो ब्लेड है, इस वाली ब्लेड को आप ध्यान से देखिए, इस वाली ब्लेड को आप ध्यान से देखिए, या फिर इसके ऊपर वाली ब्लेड को ध्यान से देखिए, इसको देखिए ध्यान से। तो अगर आप इसको यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो चीज़ है, इसकी एक ब्लेड है, इसकी एक ब्लेड को हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो एक ब्लेड पे हम लोग क्या करते हैं? सारे कैलकुलेशंस को करते हैं, और वही चीज़ जो होती है सभी ब्लेड्स के लिए अप्लाई होती है, और उसको हम कैलकुलेट करके ये निकालते हैं कि जो हमारा मेन शाफ्ट है उस पर कितना रोटेशन मिल पा रहा होगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे ये चीज़ कहाँ से आई और ये चीज़ है क्या। ये क्या है? टरबाइन की, यानी कि जो हमारी इंपल्स टरबाइन होती है उसकी जो ब्लेड्स होती है उसका एक डायग्राम है, और इस डायग्राम पे आपको ये दिखाया गया है कि अगर इसकी ब्लेड्स पर नोजल के थ्रू, यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये नोजल का है, अगर नोजल के थ्रू यहाँ पर स्टीम को हिट किया जा रहा है तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आती हैं, और हम किस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। मेन हमारा होता है ये यू निकालना, इसको हम लोग वी भी कभी कभी कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ब्लेड, ब्लेड की वेलोसिटी। तो ब्लेड की वेलोसिटी को हमको कैलकुलेट करना होता है स्टीम के वेलोसिटी से। स्टीम की वेलोसिटी कितनी आई और हमको ब्लेड में वेलोसिटी कितनी मिली, ये हमारा जो है बेसिक हमको रिक्वायरमेंट है कि हम यहाँ पर निकाल पाए कि इसके वेलोसिटी से ये हमको कैसे मिला। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आई होप। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि ये जो डायग्राम बना है ये किस तरीके से बन गया। यहाँ पर W, V, F, R, ये ठीक है, थीटा, ये गामा, ये वगैरह वगैरह कहाँ से आ गया है। तो इसको हम लोग समझने के लिए यहाँ पर इसी चीज़ को दोबारा बनाएंगे, क्योंकि इसमें हम लोग बनाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, गलती हो जाएगी। गलती का मतलब यह डायग्राम थोड़ा सा इरेज हो जाएगा, है ना। गलती, वैसी कोई गलती नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर ये डायग्राम इरेज हो जाएगा, इसको बहुत ही मेहनत से बनाया गया, तो हम इसको यहाँ पर फिर से बनाएंगे और फिर आपको यहाँ पर समझाते हुए चलेंगे। तो चलिए इस डायग्राम को यहाँ पर बनाते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से बना और इसके हर एक पॉइंट्स का क्या काम है और इसका क्या मतलब होता है। तो ये हमने बना दी ब्लेड्स, ठीक है, और ये सिंगल ब्लेड्स हमने बना कर रखे हुए। अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि इसकी बाकी की ब्लेड्स कहाँ पर लगी होंगी, तो इसको हम आपको एक बार फिर से समझाना चाहेंगे। चलिए, क्योंकि हमको ज़रूरी बहुत है कि हम समझे चीज़ों को, रटने की कोशिश कम करें। तो ये मान लीजिए कि ये ब्लेड्स है, ठीक है, और ये जो इस पर ब्लेड्स लगी होती हैं जस्ट इस पर ही नहीं लगी होती, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ होती हैं, है ना। जैसे कि ये मान लीजिए शाफ्ट है, तो शाफ्ट के थोड़ा सा बाहर, तो यहाँ पर पूरी ब्लेड्स लगी होंगी, ये इसमें नहीं दिखेंगी, मतलब इसके टच में नहीं आएंगी, मतलब टच में तो रहेंगी बट वो बाहर की तरफ रहती, ताकि स्टीम अच्छे से जा पाए और निकल पाए। तो आपको यहाँ पर दिखेंगी ये इस तरीके से, ऐसे दिखेंगी, ठीक है, ऐसे लगी हुई दिखेंगी, ठीक, ऐसी लगी। और ये जो आप देख रहे हैं हम ऐसा इस वजह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप समझें कि ये बाहर थोड़ा सा रहती हैं, ठीक है, एकदम उसमें टच में नहीं रहती। तो इस तरीके से ये ब्लेड्स जो हैं इस पर लगी होंगी, और इसके बाद फिर ऐसे दूसरी ब्लेड्स, ठीक है, फिर उसी तरीके से इस पर ऐसे तीसरी ब्लेड्स, फिर इसी तरीके से इस पर चौथी ब्लेड्स, फिर ऐसे पांचवी ब्लेड्स, आप ऐसे समझ लीजिए ऐसे ब्लेड्स होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लेड्स लगी होती हैं। तो हम हिट यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने नोजल यहाँ पे लगा दिया हुआ है, मतलब कि इस चीज़ को हम यहाँ से देख रहे हैं, मतलब इस तरीके से। अगर इसको उल्टा करके देखेंगे, क्योंकि ये हमने दूसरे तरीके से डायग्राम बनाया हुआ है, अगर आप इसको इस तरीके से घुमा देंगे तो आपका वही चीज़ बन जाएगा, चाहे आप ऊपर से नोजल लगाइए चाहे आप नीचे से लगाइए, तो हमने नीचे से लगा दिया है, बस वही है, ठीक। तो इस तरीके से केवल हम सिंगल ब्लेड्स का यहाँ पर बनाए हुए, बाकी की ब्लेड्स यहाँ पर ऐसे ऐसे करके आगे इस पर लगी होंगी। यहाँ पर रोटर होगा, बाकी ब्लेड एक यहाँ लगी होगी, एक यहाँ, 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 ऐसे करके ब्लेड्स लगी होंगी। आई होप क्लियर कर पा रहे होंगे आप।
चलिए अब आते हैं कि ये जो ब्लेड्स होती है इस पर कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये बाकी के जो डेटाज हैं ये कैसे आ गए हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे एक सिंगल ब्लेड। क्या बनाएंगे? एक सिंगल ब्लेड। अब देखिए एक चीज़ हम आपको फिर से क्लियर कर दें, क्योंकि बहुत लोग ऊब रहे होंगे, तो ऊबने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि चीज़ों को समझने में थोड़ा सा दिमाग लगता है, और जब दिमाग किसी भी चीज़ को समझता है तो वहाँ पर वो बहुत ही बोर होता है, चाहता है कि हमको रेस्ट हो। तो आप थोड़ा सा रेस्ट को किनारे करके चीज़ों को समझिए, थोड़ा सा समय दीजिए, तब आपको क्लियर होगा। नहीं तो आप न्यूमेरिकल कर लेंगे, नंबर भी मिल जाएगा, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। तो समझने की कोशिश कीजिए, मेहनत से वीडियो बनाई जाती है। तो यहाँ पर नोजल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हमने बताया कि नोजल लगा हुआ है। अब नोजल से, अब देखिए एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। अब नोजल से जो है स्टीम यहाँ से बाहर निकलेगी। थोड़ा सा इसको हम दूर बनाना चाहेंगे, और मान लीजिए कि यहाँ से, ताकि क्लियर हो अच्छे से, ठीक, क्या चीज़ें जा रही हैं, क्या चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ से स्टीम यहाँ की तरफ जाएगी, और यहाँ से स्टीम जब यहाँ की तरफ जाएगी तो इसको हिट करेगी, ब्लेड्स को ऐसे पुश करेगी कि तुम इधर की तरफ भागो आगे, है ना, इधर की तरफ आगे भागो। आगे भागो तो ऐसे तो आगे भाग नहीं सकता वो, क्योंकि यहाँ पर सैफ्ट से जुड़ा हुआ है। तो वो क्या करेगा? रोटेट कर देगा, है ना, दूसरा ब्लेड आ जाएगा, दूसरे ब्लेड को हिट कर देगा। जैसे आप पहिया कभी घुमाए हुए हैं, जैसे कि आप साइकिल को स्टैंड पे खड़ा कर दीजिए, और उसकी जैसे कि व्हील्स होती है, जैसे कि साइकिल को, ये साइकिल की मान लीजिए पहिया हो गया, आपने इसको स्टैंड पे खड़ा कर दिया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपकी साइकिल होती है। बस पीछे के पार्ट को देखिए, तो यहाँ पर आपकी पेडल्स होती हैं। तो मान लीजिए कि इसको स्टैंड पे आपने खड़े कर दिया, अब इसको ऐसे धक्का मारिए, मतलब ऐसे पुश कीजिए, हाथ से ऐसे पुश करेंगे तो थोड़ा देर घूमेगा, फिर पुश कीजिए, फिर पुश कीजिए, ऐसे जब उसको पुश करते जाएंगे तो वो क्या होता जाएगा? रोटेट होता जाएगा। तो उसी तरीके से एक बार एक ब्लेड पे मारे, फिर दूसरे ब्लेड पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर पांचवें पे, तो ऐसे मारते रहते हैं हर समय, तो वो पूरा रोटेट करता रहता है, रोटेशन उसका बना रहता है। तो इसी तरीके से ये चीज़ काम करती है ना, टरबाइन। हम ये चीज़ एग्जाम्पल्स आपको इस वजह से बताते हैं ताकि आप विजुलाइज करें, चीज़ों को रटे नहीं, ठीक है, बस इसीलिए। तो देखिए यहाँ पर ये जब इसको हिट करेगा तो ये जो स्टीम है इस पर हिट करेगी, तो ये रोटेट करने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ इसमें वेलोसिटी हमको मिलेगी, जिसको हम लोग यू कहते हैं, ठीक है, यू से इसको डिनोट करते हैं, या फिर ज़्यादातर जगहों पे आप उसको वी के नाम से देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ब्लेड। अब उसके बाद जो स्टीम है ये, क्योंकि हमने यहाँ पर कर्व शेप बना कर रखा हुआ है, मतलब जो ब्लेड है उसको हम लोग कर्व बनाते हैं, ताकि जब स्टीम आए, जैसे ये कर्व है तो इधर स्टीम आएगी, तो कर्व में कोई चीज़ ऐसे स्लाइड कर जाती है, जैसे कि जो झूलना होता है स्लीप करने वाला, तो यहाँ पर सीढ़ी बनी होती है, तो बच्चे ऐसे चढ़ करके यहाँ से फिसलते हैं, है ना, ऐसे चढ़ करके इधर फिसलते हैं। तो ऐसे कैसे फिसलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये कर्व बनाया गया है ना। मान लीजिए कि ऐसे बना दिया जाए, सीधा ऐसे बना दिया जाए तो थोड़ा सा कम सही से रहेगा, हो सकता है जाकर कहीं पे बीच पे अटक जाएगा। ऐसे झूले भी आपने देखे होंगे, लेकिन अब जो आते हैं अब उसमें ऐसे कर्व रहता है, क्योंकि अब ये चीज़ पता चल कर्व रहेगा तो थोड़ा अच्छे से वो स्लिप कर जाएगा, तो वहाँ पर ये कर्व बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो स्टीम होती है ये ऐसे स्लिप करके इधर बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है, स्मूथली, ताकि यहाँ पर फ्रिक्शन कम से कम हो, क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है ऐसा लॉस होता है जिसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। अगर वो होने लगा तो फिर वो होने लगा, उसको कोई हटा नहीं सकता। तो यहाँ से जो है स्टीम फिर बाहर निकलती है। तो मान लीजिए कि यहाँ से स्टीम बाहर निकल रही है, ठीक है, हमने यहाँ पर बना दिया, तो स्टीम इधर से अंदर घुसी और इधर से बाहर निकल रही है। इतनी बात तो आपको क्लियर हो पा रही होगी कि किस तरीके से काम करता है। अब ये समझिए कि जो बाकी के कंपोनेंट्स है ये किस तरीके से आ जाते हैं, यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है ये किस तरीके से आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कंपोनेंट है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ पे ऐसे देखेंगे कि जब हम उस पर किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, किसी भी एंगल पे फोर्स लगाते हैं, तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक बॉडी है और इस बॉडी पे हम इस तरीके से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो हम अगर इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो जब ये कैलकुलेट नहीं हो पाएगा तो हम क्या करेंगे, तो इसका हम कंपोनेंट निकाल लेंगे। हमने एक नियम बना के रखा हुआ है, मैकेनिक्स में आप इन चीज़ों को पढ़े होंगे कि जब कोई भी इंक्लाइन फोर्स लगेगा, है ना, जो किसी भी एंगल के साथ लगेगा, तो हम उसको एक्स और वाई यानी कि उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड कर लेंगे। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और इसका कंपोनेंट इधर आ जाएगा, कुछ ना कुछ एंगल के साथ आएगा, ठीक है, एक कॉस के साथ आएगा और एक साइन के साथ आएगा। जिसके साथ एंगल होता है वो कॉस के साथ, जिसके साथ एंगल नहीं होता वो साइन के साथ आता है। तो इस तरीके से इसका हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जब दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इस बॉडी पर कितना, मतलब कि एक्स एक्सिस में फोर्स लग रहा है और कितना वाई एक्सिस में फोर्स लग रहा है, तो हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो वही चीज़ जस्ट हमको यहाँ पर लगानी है,
यहाँ पर लगानी है। तो इसमें कैसे लगाएंगे, तो देखिए ये इस तरीके से जा रहा है, तो अगर हम इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो एक कंपोनेंट इसका इस तरीके से जाएगा, ध्यान से समझिएगा, इस तरीके से जाएगा कंपोनेंट एक इसका, और एक कंपोनेंट इस तरीके से जाएगा, एक कंपोनेंट इसका ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन हम उस कंपोनेंट को ऊपर की तरफ ना करके हम उसको शिफ्ट करके यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि हम चाहें तो इसको एक ट्रायंगल का फॉर्म दे सकते हैं। मतलब कि ये जो आपका कंपोनेंट है इसको हम हटा करके यहाँ लगा सकते हैं, मतलब कि क्योंकि ये वेक्टर के फॉर्म में हो जाता है तो इसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जो इसका ये होगा ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा और इसके ये कंपोनेंट फोर्स हो जाएंगे। ऐसा पढ़ा है ना आपने मैकेनिक्स में। तो जस्ट वही चीज़, तो हम इसको यहाँ ना लगा करके यहाँ लगाएंगे, तो ये किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ से ऊपर की तरफ इस पॉइंट पर जस्ट हम लगाएंगे, तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा। चीज़ों को समझते चलिए, ये बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, समझना भी बहुत ही आसान हो जाएगा, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो देखिए इस तरीके से कंपोनेंट जाएगा, तो इधर के जो एक्स्ट्रा है उसकी हमको ज़रूरत नहीं है, तो एक्स्ट्रा नहीं है उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम इरेज कर देंगे। तो यहाँ पर यानी कि अब यहाँ पर ये जो वेलोसिटी थी, ये वाली वेलोसिटी जिसको हम लोग यहाँ पे v1 कह रहे हैं, और ये किसकी वेलोसिटी थी, स्टीम की वेलोसिटी थी। स्टार्टिंग में स्टीम की वेलोसिटी थी, तो स्टीम इतनी वेलोसिटी से जा रही है, तो उसको हमको कैलकुलेट करना है। तो हम उसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, एक x कंपोनेंट और एक उसका कंपोनेंट y कंपोनेंट होगा। तो ये जो इसका कंपोनेंट है जिसको आप VW1 कह रहे हैं, VW1 कह रहे हैं, और 1 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पहला पार्ट है इनिशियल का, और इधर सारे के सारे 2 हैं। तो VW क्यों कहते हैं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वर्ल होता है। वर्ल क्या होता है, जैसे आप बवंडर देखे हुए हैं, बवंडर तो आपने देखा होगा गांव वगैरह में, ठीक है, या फिर कहीं भी ऐसे इस तरीके से बनता है और सारे धूल उल को उड़ाता है, तो वो वर्ल करता है, यानी कि घुमाने का काम करता है। तो ये जो फोर्स होता है ये वाले फोर्स के लिए अप्लाई होता है, यानी कि क्योंकि ये इधर की तरफ लग रहा है तो इसको इधर की तरफ पुश करने के लिए। और यहाँ पर ये जो फोर्स होता है, जो ये वाला फोर्स होता है, इसके दो कंपोनेंट्स, एक ये वाला, ये वर्ल हो गया जिसको हम लोग VW कह रहे हैं, तो VW आप कह दीजिए वर्ल कंपोनेंट है ना, वेलोसिटी। और यहाँ पर ये जो है इसको हम लोग कहते हैं फ्लो, इसको जो F लिखते हैं इसका मतलब होता है फ्लो, है ना। तो ये क्या होता है, जो स्टीम होती है उसको ऐसे फ्लो ऊपर की तरफ, यानी कि स्टीम जो होती है इधर से खिसक करके ऊपर तरफ जाती है, और आप देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ कंपोनेंट लगता है, यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा, ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है ये ऊपर की तरफ होता है। तो ये इसको स्टीम को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए काम करता है, ये स्टीम को ऊपर की तरफ ले जाएगा, और ये जो होगा इसको ब्लेड्स को आगे की तरफ ले जाने का काम करता है। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। इसके दो कंपोनेंट्स, एक इसके लिए और एक स्टीम को ऊपर ले जाने के लिए काम करता है। अब चलिए यहाँ पर ये चीज़ बन गई, लेकिन ये चीज़ क्या है, यहाँ पर जो आप ये पार्ट देख रहे हैं ये क्या है, इसके बीच में एक पार्ट कैसे बन गया। तो देखिए जब कोई भी चीज़ रोटेट करती है, अब आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आइए कि मान लीजिए कि जो टरबाइन है वो घूम रही है लगातार, और उस पर हम स्टीम को दे रहे हैं तो घूम रही होगी, ठीक है, स्टीम को हम लगातार दे रहे हैं तो वो लगातार घूम रही होगी। तो जब कोई चीज़ घूम रही होती है और उस पर हम लोग किसी चीज़ को हिट करते हैं, तो वहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ही काम करती है। क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक बॉडी है जिसका नाम हमने रखा B, और एक बॉडी यहाँ पर है जिसका हमने नाम रखा A, ठीक। A जो है इसकी जो वेलोसिटी है ये मान लीजिए कि 80 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पर जो B है इसकी भी एक वेलोसिटी है जो कि है 100 मीटर पर सेकेंड। क्या है, 100 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से समझिए, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है। अब ये बॉडी कौन सी है, ये बॉडी कौन सी है, आइए अपने यहाँ पर समझते हैं जो हमको आज की वीडियो में पढ़ना है स्टीम टरबाइन में। तो देखिए ये जो ए वेलोसिटी देख रहे हैं आप इस ब्लेड को समझिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ब्लेड खड़ा हुआ है और भैया स्टीम हम पे हिट करो, है ना, ऐसा तो है नहीं। ब्लेड्स घूम रहा है, स्टार्टिंग में हो सकता है रुका हुआ है, लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं करते। जब हमारी पूरी स्पीड आ जाती है, हम उस जगह पे चाहते हैं कि वहाँ पर हम हमारी जो वेलोसिटी है उसको कैलकुलेट करना है। तो ये जो है ये मूवमेंट कर रहा है, ये लगातार आगे बढ़ रहा है इस वेलोसिटी से, ये वेलोसिटी से ये आगे की तरफ ऐसे बढ़ रहा है, मतलब ऐसे घूम रहा है ना। तो ये जब घूम रहा है और पीछे से कौन आता है, इधर से हिट करने इसको कौन आता है, स्टीम आती है, और स्टीम की वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं तो जैसे कि ये ऐसे समझिए, हमारे दोनों हाथ को समझिए, और मान लीजिए कि ये नोजल है,
ठीक है, इधर से समझिए, ये नोजल और ये मेरा ये ब्लेड्स हो गए। तो अब जैसे समझिए कि यहाँ पर ये हमारा इतना हाथ ब्लेड्स है, ठीक है, इतना, बस इतना ही ये वाला, ठीक है, पाम। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये आया और इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये घूम जाएगा और ये घूम जाएगा और ये इधर बाहर खाली जगह पे लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर क्या होगा, या फिर दूसरी ब्लेड पे लगेगी, इस पे छूट जाएगा। तो हम इस तरीके से रखना है कि ये जब आए तो इस पे इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो और ये जल्दी से यहाँ पर पहुँचे और इस पे जल्दी से यहाँ से स्लाइड होकर के बाहर निकले, इसको थोड़ा सा धक्का लगाए ताकि ये और तेज़ी से घूमे। तो इस तरीके से को काम करना है। तो ये जो वेलोसिटी है ये है इसकी वेलोसिटी, और ये जो है आपकी स्टीम की वेलोसिटी है। और जब दो वेलोसिटी काम करती है, दो वेलोसिटी जब काम करती हैं, तो अगर आप ए से सभी चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जितनी भी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे वो ब्लेड्स के हिसाब से करेंगे। ब्लेड हमारा पॉइंट होगा समझने का, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा हमारा ब्लेड होगा। तो ब्लेड से ही हम लोग सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब ब्लेड से यहाँ से आप इस चीज़ को देखेंगे, मान लीजिए कि आप इस गाड़ी पे बैठे हुए हैं, मान लीजिए दो गाड़ी है, ये इतने मीटर पर सेकंड से जा रही है इतने से। तो अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आपको ये जो गाड़ी है आपके पास कितनी स्पीड से दिखेगी आती हुई, ये आपको दिखेगी 20 की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 80 से तो ये चल रही है, 100 से ये, तो इन दोनों का जो माइनस होगा उसी स्पीड से आपको ये दिखेगी। लेकिन अगर ये रुका हुआ होता तब ये 100 की स्पीड से दिखती है ना। जैसे आप खड़े हुए हैं, जैसे आप अपने दोस्त के साथ कभी जाते होंगे साइकिल से, तो जब आप अपने दोस्त के साथ साइकिल से, दोस्त भी साइकिल से है अलग साइकिल से और आप भी अलग साइकिल से, तो जब आप साथ साथ साइकिल चलाते हैं, स्लो स्लो चलाते हैं बात करते हुए, तो आप देखते हैं कि आपका दोस्त हमेशा आपके साथ रहता है। लेकिन अगर आपका दोस्त खड़ा हो जाए, मान लीजिए कि वो रुक जाए, तो आप आगे निकल जाएंगे उसी वेलोसिटी से, तब आपका दोस्त आपके साथ नहीं रहेगा। मान लीजिए कि उसका चैन निकल गई है ना, तो वो तुरंत वहीं खड़ा हो जाएगा, तो आप तब तक में दूर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है, अभी तक उसकी वेलोसिटी आपकी वेलोसिटी सेम थी। या फिर जैसे कि मान लीजिए कभी आप अपने दोस्त से आगे जाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी सी उसकी वेलोसिटी बढ़ानी होगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर अब कितनी बढ़ानी होगी, जितना इसका होगा 80 से ज़्यादा रखना पड़ेगा, जितना ज़्यादा रखेंगे उतनी स्पीड से आप आगे पहुँचेंगे। तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी आपकी आती है, ये जो वेलोसिटी आती है, ये वेलोसिटी तो इतना तो आप समझ रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी होगी इससे तो कम ही होगी। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी आप देख रहे हैं कि ये लंबा है, ये लेंथ बड़ी है, और ये जब लेंथ बड़ी है तो हमने आपको बताया कि ये वेक्टर के जैसा है, तो जितनी बड़ी लेंथ होगी उसके मैग्नीट्यूड को डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा है और इसका जो है ये मैग्नीट्यूड कम होगा, क्योंकि ये जो है VR है, और ये जो बनता है ये बनता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, इसका भी एक एंगल होता है और ये इधर की तरफ ही लगता है। तो इसको हम लोग कहते हैं VR। VR का मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी। बात क्लियर हो रही है? रिलेटिव वेलोसिटी, एकदम बात क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें और आपको दिख रही होंगी। एक यहाँ पर आपको ये थीटा दिख रहा है और यहाँ पर आपको एक अल्फा दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है? अल्फा दिख रहा है। तो अल्फा दिख रहा है और आपको थीटा दिख रहा है। तो ये जो आपका है अल्फा, इसको हम लोग कहते हैं नोजल एंगल। क्या कहते हैं? नोजल एंगल। तो नोजल एंगल आप कहाँ से दिखेंगे? यहाँ से जो आपको ये एंगल दिखेगा, क्योंकि नोजल कितने एंगल पे सेट किया गया है वही तो नोजल एंगल होगा। तो हॉरिजॉन्टल ये लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, अब इस पे ये जो आएगा ये इसका नोजल एंगल हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो एंगल है ये रिलेटिव वेलोसिटी के लिए एंगल है। बात क्लियर हो गई? हर एक चीज हमने आपको यहाँ से डिफाइन कर दिया कि V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्टीम है। इसके बाद आपका VF क्या है, ये फोर्स के लिए अप्लाई करने का है, सॉरी फ्लो के लिए, फोर्स नहीं फ्लो है ना, वेलोसिटी ऑफ फ्लो है। तो ताकि ये जो स्टीम है वो फ्लो कर सके, या कितनी स्टीम, मतलब स्टीम जो है कितनी वेलोसिटी से फ्लो कर रही है उसको डिफाइन कर रहा है। और जो ये है आपका वर्ल वेलोसिटी है, वर्ल का हमने मतलब बताया कि बवंडर टाइप से होता है, ठीक है, घुमाने के लिए। तो इस पूरे टरबाइन को घुमाने के लिए यही वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पर जिम्मेदार होती है। तो इसको हम लोग वर्ल वेलोसिटी कहते हैं। और इसके बाद इसके बारे में हमने आपको बताया कि रिलेटिव वेलोसिटी, अब ये कैसे छोटी हो जाती है, मतलब इसके अंडर में आ जाती है, आप समझ पा रहे होंगे है ना, यहाँ पर ये अंदर आ जाती है, किस इस वजह से, क्योंकि ये भी घूम रहा है और ये इसका पीछा करके उस पर हिट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अब चलिए अब आते हैं यहाँ पर, जो कि है हमारा इसका आउटलेट पार्ट। यहाँ से तो इनलेट होता है और इधर से होता है आउटलेट, यानी कि जो स्टीम है वो हमारी ब्लेड्स को बाहर, ब्लेड से बाहर जाती है, ब्लेड्स को छोड़ती है। तो अब वहां पर कैसा होता है, अब देखिए
अब यहाँ पर आप बताइए कि यहाँ पर जब स्टीम जाएगी तो यहाँ से जो स्टीम निकलेगी, जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ से जब स्टीम जाएगी यहाँ से निकलेगी, तो इसकी वेलोसिटी कम होगी या फिर ज़्यादा होगी? यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी या फिर ज़्यादा होगी? तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो तो कम ही होगी, कम ही होगी। यानी कि जो यहाँ पर v1 था, v1 से वेलोसिटी यहाँ पर जो आएगी उसका क्या नाम होगा? v2 नाम होगा। तो ये वेलोसिटी कम होगी, लेकिन जो यहाँ की रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा कैसे? क्योंकि अब ये जो दोनों बॉडी है, आपकी ब्लेड और आपका जो स्टीम है वो दोनों कांटेक्ट में आ चुका है, दोनों स्पीड्स जा रहे हैं। जब दोनों कांटेक्ट में आ चुके हैं, अलग अलग नहीं है, साथ में है, तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी आती है वो इधर की तरफ आती है, इधर की तरफ आती है। अब देखिए यहाँ पर हम इस चीज़ को फिर से हटाना चाहेंगे। अभी रिलेटिव वेलोसिटी की बात तो हमने कर दी, फिर भी थोड़ा सा हम उसको रोकेंगे, अभी एक स्टेप के बाद उसको बताते हैं। तो यहाँ पर जो आपका v2 है ये भी आपको इंक्लाइंड दिख रहा है। तो इंक्लाइंड दिख रहा है तो इसका कैलकुलेशन जो है किस तरीके से हम लोग करेंगे? तो कैलकुलेशन करने के लिए हमने आपको बताया कि इसको हमको करना पड़ेगा, मतलब इसके कंपोनेंट्स निकालने होंगे। तो इसके कंपोनेंट्स अगर हम निकालेंगे तो ये इस तरफ है, तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, मतलब इधर की तरफ आएगा, ठीक, और मतलब कि ये आगे की तरफ जाएगा, बस हमको पता नहीं कहाँ पर जाएगा, तो बस उसको हम बना देंगे। और एक कंपोनेंट इसका इस तरफ जाएगा, ठीक है, एक कंपोनेंट्स इधर और कंपोनेंट्स उधर जाएगा। तो हमने आपको बताया कि इस कंपोनेंट को हम एक ट्रायंगल के फॉर्म में करेंगे तभी हम इसका कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो हम इसको उठा करके ऊपर फिट कर देंगे। तो जब इसको हम ऊपर फिट करेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा। तो जब ये यहाँ पर बन जाएगा तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि इस वाले को कहाँ पर रखना है। तो ट्रायंगल का फॉर्म ले लेगा, तो यहाँ पर जो आपका ये बनेगा ये इस तरीके से बनेगा, और इसका ये इधर होगा और ये ऊपर की तरफ होगा। और यहाँ पर जब ये फिर से ऊपर की तरफ है तो ये फ्लो ऑफ, मतलब कि जो वेलोसिटी है, फ्लो वाली वेलोसिटी है वो आउटलेट पे कितनी है, यानी कि जब वो बाहर निकल रही है तो कितनी है, वो इसको रिप्रेजेंट करेगी ये वाली जो आपकी लाइन है, जो आपकी यहाँ पे वर्टिकल लाइन है, जिसको हम लोग कहेंगे VF2। और उसी तरीके से जो आपकी ये वाली लाइन होगी, ये छोटी वाली लाइन, ये किसको डिफाइन करेगी? ये डिफाइन करेगी वर्ल्स को, यानी कि जो वर्ल जो वेलोसिटी है उसको डिफाइन करेगी। तो यहाँ पर वर्ल की अगर आप स्पेलिंग जानना चाह रहे हैं, ठीक है, सर्च करना चाह रहे हैं तो हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा वर्ड बोलने में वर्ल है ना, ऐसा करके। तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी आपको दिखेगी, ये वेलोसिटी, ये आपकी वर्ल वेलोसिटी होगी, और ये जो वेलोसिटी आपको दिखेगी ये आपकी फ्लो वेलोसिटी होगी, ठीक है। ये दोनों कम हो चुकी है क्योंकि आपका जो रिजल्टेंट है वही कम हो चुका है, तो उसके कंपोनेंट तो और ही कम होंगे, ठीक है। कंपोनेंट तो रिजल्टेंट का एडिशन होते हैं, इतना तो पता ही होगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसमें ये जो वेलोसिटी आ जा रही है, ये रिलेटिव वेलोसिटी, वो कहाँ से आ जा रही है और ये यू क्या है ना, क्योंकि यहीं पर बात क्लियर नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया कि यहाँ पर जब ये इसको धक्का कर रहा था, हिट कर रहा था, तो दोनों बॉडी अलग अलग थी, ये इसका पीछा कर रही थी और ये भाग रहा था। लेकिन अब यहाँ पर स्टीम इसमें, जब भाई किसी भी चीज़ पे स्टीम जा करके लग चुकी है, वो स्टीम उसके साथ ही रोटेट कर रही है, तो ये और ये बॉडी दोनों कांटेक्ट में आ चुकी है, तो जब वो निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी तो और भी इंक्रीज होगी, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी उसका जो डायग्राम आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, और उसकी जो डायरेक्शन होगी इस तरफ होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि VR2 है, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ आउटलेट, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ आउटलेट। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपको ये पार्ट एक्स्ट्रा दिखेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट था वो तो वर्ल पार्ट था, वर्ल था वर्ल वेलोसिटी, और यहाँ पर जो था वो तो आपको फ्लो वेलोसिटी थी। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आपको मिल रहा है, यही जो एक्स्ट्रा पार्ट है यही बताएगा कि आपकी जो वेलोसिटी है, मतलब ब्लेड की जो वेलोसिटी है वो कितना हमको मिली जब हमने इतनी स्टीम को दिया, मतलब इतनी वेलोसिटी ऑफ स्टीम को दिया, है ना, स्टीम में इतनी वेलोसिटी को दिया। तो यहाँ पर जाकर के जो ये कंपोनेंट आएगा, ये जो वेक्टर फॉर्म आएगा, यही हमको बताएगा कि ब्लेड पे हमको कितना मैग्नीट्यूड मिला वेलोसिटी का, है ना। ये तो पता है कि रोटेट करेगा, लेकिन कितना मैग्नीट्यूड मिला ये हमको यही बताएगा। ये जो V है, सॉरी U है, इसको हम लोग VB भी कहते हैं, हमने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, इसको हम लोग VB भी कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ ब्लेड, और U भी कहते हैं, तो इस वजह से दोनों नाम हमने लिख दिया। तो ये आपको बताएगा, तो इसी का कैलकुलेशन हमको करना होता है। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि ब्लेड किस तरीके से ये बनती है
और ब्लेड्स के बाद हम जब इस पर स्टीम हीट करते हैं तो इसका ये कंपोनेंट्स किस तरीके से बनता है, और लास्ट में जब ये निकलती है तो इसके ये कंपोनेंट्स किस तरीके से बनते हैं। आई होप आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए होंगे और यहाँ पर इस चीज़ को भी समझ पाए होंगे। ठीक है, अब बारी आती है इस चीज़ को समझने की। तो चलिए इन चीज़ों को इरेज करते हैं और हम समझते हैं इस डायग्राम को। बहुत मेहनत लग रही भाई, बोलने पूरा पानी मुंह का सूख गया है ना। चलिए, तो ये चीज़ आप समझ गए हैं, या इसको भी हटा देते हैं क्योंकि अब अनवांटेड पार्ट यहाँ पर हमको नहीं चाहिए। ठीक है, जो कि अब हमारी स्टडी को मतलब कि दिक्कत करें। तो यहाँ पर ये जो है, अब यहाँ से ये चीज़ कैसे बनी, इस चीज़ को समझना आपको जरूरी है। तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे तो आप देखेंगे कि अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, इन दोनों डायग्राम्स को ऐड कर देंगे तो हमको ये डायग्राम मिलेगा क्या, कैसे मिलेगा, चलिए बताते हैं आपको। तो वही चीज, अब इसको हम यहाँ पर छेड़ेंगे नहीं क्योंकि फिर से गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ही मेहनत लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस डायग्राम, इन दोनों डायग्राम से हम इस डायग्राम को बनाएंगे। तो इस तरीके का जो डायग्राम होता है कैसे बनता है, आपको हम जब अब बताने चल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि हम लोग जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तब भी इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि आपको इसमें कंपोनेंट्स दिए रहेंगे, कंपोनेंट्स की वैल्यू दी रहेगी, तो आप इसको किस तरीके से बनाएंगे न्यूमेरिकल्स में, तो उन दोनों चीज़ों को आप साथ में समझते चलिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। ठीक है, चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर हम खींच देते हैं। एक आप क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से खींचेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींच दिया। अब इसके बाद आप इस पे कहीं भी एक पॉइंट लेंगे, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पर ये जो हमने पॉइंट लिया हुआ है, अब हमको पहले ये वाले डायग्राम को बनाना है। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यही वाली लाइन हॉरिजॉन्टल होगी। तो अगर आप इस पूरे डायग्राम को, जो आपको ये ट्रायंगल इस तरीके से दिख रहा है, अगर आप इसको इस तरीके से पलट दें, ध्यान से समझिए, इसको इस तरीके से पूरा पलट देंगे तो आपका क्या आएगा, ये जो एंगल है, या फिर आप चाहें तो इसको ऊपर भी बना सकते हैं, जैसा ये है, जस्ट इसको उठा करके यहाँ पर रख देंगे तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा, है ना। और इसको आप इधर पलट करके इनमें ऐड कर देंगे तो आपको ये दोनों डायग्राम बन जाएगा। लेकिन आप नीचे भी बना सकते हैं इस चीज़ को ऊपर। कहने का मतलब हमारा ये है कि आप अगर चाहें तो इस चीज़ को ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे ये बना हुआ है तो नीचे की तरफ बना हुआ है। आप अगर चाहें तो इस चीज को ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, जो जितना भी हमारा ट्रायंगल था उसको हमने नीचे ना बना करके ऊपर बना दिया। आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बना देंगे। तो जस्ट वही चीज़ है। ठीक है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन आपको एक चीज़ फिक्स करनी होगी, हमको नीचे बनाना है या फिर ऊपर। ऐसा नहीं कि एक न्यूमेरिकल में हम नीचे बनाए, एक न्यूमेरिकल में ऊपर बनाए, एक न्यूमेरिकल में ऐसे करें, एक न्यूमेरिकल में ऐसे करें, तो फिर दिक्कत होगी, आप कंफ्यूज रहेंगे। तो आप ये समझिए कि हमको इस तरीके से नीचे ही बनाना है। तो यहाँ पर एक लाइन आप खींचेंगे, यहाँ पर आप एक लाइन खींचेंगे, और ये जो लाइन है आपकी मेन वेलोसिटी की लाइन है, जो नोजल से निकलती है। नोजल से इस तरीके से लाइन जो निकलती है, अब पता नहीं है कहाँ पर जाएगी ये। ठीक है, तो इसको आप आगे छोड़ दीजिए, आगे आप इसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए जहाँ तक जा रही है। अब इसके बाद यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाती है, तो इसको हमने कहा था कि अल्फा होता है। क्या होता है, अल्फा। और ये कैसा एंगल होता है, इसको हमने कहा कि ये नोजल एंगल होता है। तो यहाँ पर जो एंगल होगा, यहाँ पर देखिए हमने अभी तक नहीं बनाया हुआ है, तो अब हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको ये एंगल दिखेगा, ये क्या होगा, ये एंगल आपका होगा अल्फा, और इसको हम लोग कहेंगे नोजल का एंगल, क्योंकि यही जो लाइन है, यही तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टीम के वेलोसिटी को। और स्टीम की वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल लाइन से कौन सा एंगल बनता है, अल्फा ही बनता है। तो अल्फा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब उसी तरीके से अब जब ये लाइन बन चुकी है तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर की तरफ और एक कंपोनेंट्स इधर की तरफ। तो इधर की तरफ जो कंपोनेंट्स बनेगा, इधर की तरफ जो कंपोनेंट्स बनेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल की तरफ है, और हॉरिजॉन्टल की तरफ कौन सा कंपोनेंट होता है, VW1 होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल कंपोनेंट या फिर वर्ल वेलोसिटी। अब इसके बाद ये जो इधर का कंपोनेंट बनेगा, ये कैसा कंपोनेंट बनेगा, ये बनेगा फ्लो वेलोसिटी के लिए। तो हम इसको यहाँ ना बना करके यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, तभी तो एक हमारा ट्रायंगल बनेगा। तो इसको हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर पता भी चल जाएगा कि कहाँ पर जाकर के मैच करेगा।
तो आपका ये जो कंपोनेंट होगा इसको हम लोग कहेंगे वी एफ, फ्लो ऑफ, है ना, ये फ्लो ऑफ वेलोसिटी होगी। तो उसके बाद ये जो आपको कंपोनेंट था ये V1 ही था, आपको इतना तो पता ही है। इसके बाद ये जो आपका बनेगा ये, जिसको हम लोग VR कहते हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो आपका बनेगा इसके बीच में बनेगा, तो ये कहीं भी पॉइंट हो सकता है, जस्ट हम इसको मान रहे हैं, तो ये यहाँ पर बनेगा, ठीक। तो ये भी इसी तरह से इसका इधर भी डायरेक्शन होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे VR1, इसको हम लोग क्या कहेंगे VR1, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी। अब ध्यान से इसको समझ लीजिए कि ये चीज हमने कैसे बनाई यहाँ से। आप इसको अगर नहीं समझ पा रहे तो इसको आप बस जैसा है आप इसको ऐसे उल्टा कर दीजिए। जब इसको आप ऐसे पलट देंगे तो आप देखेंगे कि यही डायग्राम आपको दिखेगा, ये वाली जो लाइन है ये पलट करके यहाँ नीचे आ जाएगी, ये वाला जो कंपोनेंट है इधर की तरफ आ जाएगा, ये वाला कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा, तो सेम आपको यही डायग्राम दिखेगा। तो यहाँ पर ये जो है ये एंगल हो जाएगा, ठीक है, नोजल का, और ये आपको वर्ल कंपोनेंट दिखेगा और ये आपका ये फ्लो कंपोनेंट दिखेगा, ठीक। अब इसके बाद हमको इस डायग्राम को इसके साथ कैसे बनाना है, बात यहाँ पर आती है। इतना तो सबको समझ में थोड़ा बहुत आता है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो वेलोसिटी है यहाँ पर जब ये जाती है तो ये किसके साथ निकलती है, रिलेटिव वेलोसिटी के साथ ही निकलती है। किसके साथ निकलती है, रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है रिलेटिव वेलोसिटी के साथ निकलती है, रिलेटिव वेलोसिटी के साथ बाहर निकलती है। तो ये जो वेलोसिटी है ये इधर की तरफ बाहर आएगी, और ये क्या है, यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है इसको हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा था कि रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट पे है। तो जब ये इसके साथ जो लाइन जुड़ी होगी इसको हम लोग कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ आउटलेट। तो आउटलेट को हम लोग 2 से कहते हैं, तो इसको हम लोग ऐसा कहेंगे, ठीक। अब इसके बाद ये आएगा, और इसके बाद ये जो वेलोसिटी होगी यहाँ से ये जो वेलोसिटी होगी, ये जो हमारी मेन वेलोसिटी थी, जो स्टीम की वेलोसिटी थी, अब वो जो बाहर निकलेगी तो वो V2 के साथ निकलेगी। तो V2 कहाँ पर आएगा, V2 आएगा आपका कुछ यहाँ पर, ये थोड़ा ज्यादा ही टेढ़ा हो रहा है, ये इधर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ आएगा। तो जहां भी ये क्रॉस करेगा वहां से हम लोग एक कंपोनेंट्स देंगे, और ये कंपोनेंट्स किसका होगा, ये कंपोनेंट होगा V2 का ही, ये जो कंपोनेंट होगा V2 का ही कंपोनेंट होगा। और V2 क्योंकि इंक्लाइंट है तो इसका कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। तो एक कंपोनेंट इधर की तरफ जो आता है उसको हम लोग वर्ल कहते हैं, तो VW2 हो जाएगा वो, और इधर का जो कंपोनेंट उसको हम लोग फ्लो कंपोनेंट कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका VF2। बात क्लियर हो रही है इस कंपोनेंट से। और ये जो है ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी का है, बात क्लियर हो रही है ना। यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है स्टीम की उससे आउटलेट वाली जुड़ी रहेगी, यानी कि V1 से आपकी V2 जुड़ी रहेगी, और VR1 से आपका VR2 जुड़ा रहेगा। और यहाँ पर आपका ये जो है ये कंपोनेंट फ्लो होगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल पे होता है, हॉरिजॉन्टल पे हमेशा कौन सा कंपोनेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल कंपोनेंट। बात क्लियर हुई पूरी तरीके से। आई होप आप समझ पाए होंगे कि ये डायग्राम से हम लोग इस डायग्राम को कैसे बनाते हैं। और यहाँ पे और भी एंगल्स होते हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पर एक एंगल इसका रिलेटिव का होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इनलेट पे, तो ये होता है आपका थीटा। तो अब आपका थीटा कहाँ पर होगा, इससे कंफ्यूजन होता है। तो हमने आपको बताया कि ये वेलोसिटी जो है ये वेलोसिटी होती है रिलेटिव, तो इसका थीटा तो यहाँ होगा ना, इसका थीटा यहाँ पर होगा। बात क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर ये पहले बना लाइन, फिर ये लाइन बनी, ये तो थी नहीं पहले, ये तो थी नहीं पहले, तो आपका ये जो बनेगा ये आपका क्या बनेगा, अल्फा बनेगा, और ये जो आपका बनेगा ये थीटा बनेगा, या थीटा। अब देखिए क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है कि हम थीटा कहाँ लिखे ये कहाँ लिखे, तो आपके जो दोनों उस साइड रहेंगे, यानी कि इस साइड रहेंगे 1 के तरफ, ये दोनों को तो दोनों जो होंगे, यानी कि एंगल ये वाला और एंगल ये वाला, ये दोनों इनलेट के एंगल होंगे स्टार्टिंग वाले, और जो दोनों इस तरफ होंगे यानी कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों किसके होंगे, आउटलेट के होंगे। तो आउटलेट पे क्या है, अब देखिए कैसे उसमें भी पता करना, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, जैसे ये अल्फा है तो अल्फा के साथ ये जो अल्फा है यहाँ पे गया, तो ये जब निकलता है तो किसके साथ निकलता है, बीटा के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो होगा बीटा होगा, ठीक है। अब एंगल देने का अलग भी कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो इसके हिसाब से हमने बनाया हुआ है। अब इसके बाद जो रिलेटिव वाला निकलता है थीटा के बाद किससे निकलता है, फाई से निकलता है, तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो किसका होगा, फाई का होगा। बात क्लियर हो पा रही है। तो इस तरीके से आप एंगल भी दे पाएंगे, और जो ये वर्ल
और फ्लो वेलोसिटी है उसको भी बता पाएंगे, और जो मेन वेलोसिटी है उसको भी बता पाएंगे। आई होप आप समझ पाएंगे कि इस डायग्राम को हमको इस डायग्राम से कैसे मर्ज करके बनाना है। इतनी बात क्लियर हो गई है। तो अब हम लोग समझेंगे कि ये जो डायग्राम आपका बन चुका है यानी कि इम्पल्स टरबाइन के लिए, इसमें क्या क्या चीज़ें हमको फाइंड करनी होती है और क्या क्या चीज़ें उनके फॉर्मूले होते हैं। यानी कि जैसे हमको इफिशियंसी निकालनी होगी, हमको वेलोसिटी निकालनी होगी, हमको मास निकालना होगा, हमको फोर्स निकालना होगा, हमको एक्सियल थ्रस्ट निकालना होगा। कोई भी चीज़ अगर हमको निकालनी है तो उसका फॉर्मूला किस तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं, मतलब फॉर्मूला किस तरीके से होता है। तो अब हम लोग इसको इरेज करेंगे और वहाँ पर लिख करके आपको पहले हम समझाएंगे कि फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं। बहुत ही जल्दी हो जाएगा, वीडियो को थोड़ा सा हम रोकेंगे और यहाँ पर पहले फॉर्मूले को लिखेंगे ताकि आपको एक बार में फॉर्मूले ध्यान से दिख जाए। फिर जस्ट हम लोग उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और फिर आपको न्यूमेरिकल बहुत ही तगड़े से और बहुत ही जल्दी जल्दी समझ में आने वाले हैं। तो चलिए फिर यहाँ पर फॉर्मूले को लिखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सारे फार्मूले को लिख दिया हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और आपको इन्हीं फार्मूले को यूज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। यहाँ पर जो 4 फार्मूलेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी की अलग अलग न्यूमेरिकल्स में अगर कोई छोटे मोटे फार्मूले इस्तेमाल होते हैं तो जब आपको हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो हम आपको इसमें बताते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले फार्मूले की बात करते हैं। और यहाँ पर हम लोग को फार्मूले को भी नहीं रटना है, समझना है इन चीज़ों को। क्या है, देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फोर्स ऑन द ब्लेड, यानी कि फोर्स निकालने के लिए जब आपसे पूछा जाएगा तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप बताइए कि फोर्स कैसे आप निकालते हैं। फोर्स निकालने के लिए F इक्वल यूज करते हैं। तो F इक्वल क्या होता है, M इंटू ए होता है। थोड़ा इधर आ जाते हैं। तो क्या होता है, F इक्वल M इंटू ए होता है। तो M क्या होता है, मास, यानी कि जो आपकी स्टीम की जो सप्लाई की जाएगी वो आपका मास होगा। तो उसको हम लोग कहते हैं MS से, स्टीम का मास, ठीक है, जो सप्लाई की जाएगी। और उसके बाद ए का होता है, ए मीन्स होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन आपने पढ़ा होगा कि अगर जो वेलोसिटी में डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो आपकी स्टार्टिंग में है और जो आपकी बाद में है, यानी कि जो स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में क्या थी, स्टार्टिंग में जो उसकी वेलोसिटी थी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे क्योंकि उसी की वजह से ब्लेड घूमती है ना। वी एफ यानी कि जो हमारा फ्लो है, फ्लो वेलोसिटी, इसकी वजह से तो नहीं घूमती, इसकी वजह से तो स्टीम ऊपर की तरफ जाती है। घूमती किसकी वजह से है, ये वर्ल वेलोसिटी की वजह से। तो यहाँ पर हम लोग वर्ल वेलोसिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पर वर्ल वेलोसिटी ऑफ मतलब कि इनलेट और माइनस में वर्ल वेलोसिटी ऑफ आउटलेट। और आप देखेंगे तो आउटलेट में हमने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि डायरेक्शन इसकी चेंज होती है, इधर से जाती है तो वो उधर से निकलती है, यानी कि डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस वजह से यहाँ पर माइनस लगेगा। तो जब इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका जो ये फॉर्मूला बनेगा, यानी कि ए जो होता है, ए क्या होता है, ये आपका ऐसा पड़ा होगा ना कि इनिशियल वेलोसिटी और जो फाइनल वेलोसिटी तो उनका डिफरेंस करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी ये थी और फाइनल वेलोसिटी ये थी, ये पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, बीच में हमने माइनस लगाया हुआ है। तो अब कैलकुलेशन की वजह से वो प्लस में आपको दिख रहा है, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला ये बनेगा। अगर आप भूल जाते हैं तो आप इस चीज को याद रखिए, F इक्वल M इंटू ए। एम आपको दिया रहेगा, ए आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर VW1 और VW2 से आप इसको निकाल पाएंगे, ठीक है। बात क्लियर हो गई। फोर्स आप निकाल सकते हैं, ब्लेड पे कितना फोर्स लग रहा है। इसके बाद है वर्क डन ऑन ब्लेड, यानी कि ब्लेड पर कितना वर्क डन हमको मिला या कितना वर्क डन हुआ, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप बताइए कि जब आप कभी भी वर्क निकालते हैं तो वर्क इक्वल क्या होता है, फोर्स इंटू एस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। फोर्स इंटू एस होता है, यानी कि एस को यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वर्क मिलता है। तो हमारा फोर्स तो ये आ चुका है, ये फोर्स आ चुका है। और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, हमने आपको बताया कि जो इसकी वेलोसिटी होती है ब्लेड की, उसकी वेलोसिटी वही डिस्प्लेसमेंट होगा कि इतना हमारा वेलोसिटी से घूम गया। तो उसी वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज वी बी या फिर यू। तो चाहे आप यहाँ पर वी बी लिख लीजिए या फिर यू लिख लीजिए। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बनेगा आपका बन जाएगा वर्क डन ऑन ब्लेड। इसको भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं। और जो इसकी यूनिट होती है वो वाट होती है या फिर किलो वाट हो सकती है। इसके बाद क्या है, एक्सियल थ्रस्ट। अब ये एक्सियल थ्रस्ट क्या होता है, देखिए जब आपका टरबाइन जो है इस तरीके से घूमता है तो उस पर कुछ इस तरफ भी फोर्स लगता है, यानी कि इसके शेफ्ट पर भी इस तरफ एक्सियल फोर्स लगता है। तो एक्सियल फोर्स के लिए कौन यहाँ पर जरूरी होता है, वो होता है आपका जो फ्लो वेलोसिटी होती है, वो यहाँ पर उसके लिए जिम्मेदार होती है। तो क्योंकि थ्रस्ट ही है, ठीक है, थ्रस्ट मीन्स वहाँ पर एक तरीके का फोर्स ही है। तो फोर्स भी आपका क्या होता है, हमने बताया M इंटू ए होता है। तो
जो m है वो तो आपका वही सेम रहेगा जितनी आपकी स्टीम जा रही है, लेकिन यहाँ पर a जो है, अब हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल को ना लेकर के वर्टिकल को लेंगे, तभी तो हम उस पर एक्सियल थ्रस्ट को निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग Vf1 और माइनस Vf2 को यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस में करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ हमारी जो फॉर्मूला बनेगा एक्सियल थ्रस्ट के लिए बनेगा। बात क्लियर होगी। इसके बाद है ब्लेड की इफिशियंसी। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में ब्लेड की इफिशियंसी ही पूछी जाती है कि आप ब्लेड की इफिशियंसी बताइए कि ब्लेड की इफिशियंसी क्यों आएगी, मतलब कितना आएगी। तो ब्लेड की इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, क्योंकि वर्क डन हमको इसमें निकालना पड़ता है और वर्क डन के लिए फोर्स निकालना पड़ता है। तो अगर आपको इफिशियंसी पूछ लिया तो आपको पहले फोर्स निकालना पड़ेगा, फोर्स से आपका वर्क डन आएगा, वर्क डन से आपका तब जाकर के ब्लेड की इफिशियंसी आएगी। इसी वजह से ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में इफिशियंसी ही पूछता है ताकि आपको सबको निकालना पड़े, ठीक। तो इसी वजह से आप इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से करेंगे। तो ब्लेड की इफिशियंसी को हम लोग यहाँ पर इस तरीके से डिनोट करते हैं। ब्लेड की इफिशियंसी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो तो वर्क डन अपॉन एनर्जी सप्लाई, यानी कि हमको कितना आउटपुट मिला और हमने कितना दिया था, उसका जब रेशियो निकालते वही इफिशियंसी होती है। तो वर्क डन हमारा आउटपुट होता है और एनर्जी जितनी हमने सप्लाई की वो हमारा इनपुट होता है। तो वर्क डन हमको कितना मिला, वर्क डन का आपको फार्मूला पता है, यहाँ से ये वर्क डन का फार्मूला है, ठीक। तो वर्क डन का फार्मूला ये हो गया। अब इसके बाद है एनर्जी सप्लाई। एनर्जी हमने कितनी सप्लाई की थी ब्लेड को घुमाने के लिए, ब्लेड को वर्क डन करने के लिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो लगेगा वेलोसिटी का। तो उसमें आपने पढ़ा है कि होता है हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर हाफ mv², तो हाफ रहेगा और m के जगह, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई मास तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमारा जो मास है वो स्टीम का मास है, तो यहाँ पर ms रहेगा। और v जो है स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी थी, स्टार्टिंग की जो उसकी वेलोसिटी थी जो नोजल से निकल रही थी सीधे, तो जो तब स्टार्टिंग में जो उसकी वेलोसिटी थी उसी वेलोसिटी को हम लोग v1 कह रहे थे। तो v1 का स्क्वायर हो जाएगा, v की जगह v1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा हाफ ms इंटू v1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ms से ms जो है कट जाएगा, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है। अब इसके बाद ये 2 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और v1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो आपका फॉर्मूला बनेगा ये क्या बनेगा, ये आपका जो फॉर्मूला बनेगा, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये जो आपका फॉर्मूला बनेगा ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा आपकी ब्लेड की इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला। आई होप आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे, यानी कि इसकी पूरी थ्योरी को समझ गए होंगे कि हम टरबाइन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, टरबाइन में जो हमारी इम्पल्स टरबाइन होती है उसकी ब्लेड्स को कैसे समझते हैं। अभी हमने आपको यहाँ पर डायग्राम भी बना के दिखाया। उसके बाद जो उसमें ट्रायंगल्स बनते हैं, चाहे वो इनलेट का हो चाहे वो आउटलेट का हो, उन दोनों का यूज करके हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। और यहाँ से जो हमको चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए पूछी जाती है न्यूमेरिकल्स में, उनका फॉर्मूला क्या होता है, हमने फॉर्मूला भी आपको बता दिया। यानी कि अब हम लोग पूरी तरीके से वेल प्रिपेयर हो चुके हैं कि हम लोग न्यूमेरिकल्स को कर सके। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इस बोर्ड पे करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बोर्ड पे करना मुश्किल इस वजह से होगा क्योंकि यहाँ पर हम इसको नाप के या फिर स्केल से खींच कर करना होगा। तो अगर हम स्केल से यहाँ पर खींचेंगे तो हमको इस चीज़ को बनाने में 2 मिनट लगा है, इस चीज़ को केवल बनाने में 2 मिनट लगा है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, इस चीज़ को बनाने में यहाँ पर थोड़ा सा समय लगेगा। तो हम लोग जो न्यूमेरिकल्स है हम लोग सॉल्व करेंगे कॉपी पे। तो आइए चलते हैं कॉपी पर और वहाँ पर हम लोग इसके ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप अपने एग्जाम में इस तरीके के न्यूमेरिकल कर पाएँ और अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए चलते हैं आपकी कॉपी पर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसके फर्स्ट न्यूमेरिकल की। तो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें हम लोग बेसिक चीज़ों को पहले समझेंगे, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा और उसके लास्ट में हम आपको एग्जाम के भी क्वेश्चंस कराएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि द स्टीम लीव्स द नोजल ऑफ अ सिंगल नाउ इम्पल्स टरबाइन, मतलब कि एक इम्पल्स टरबाइन के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर है कि नोजल से जो स्टीम है वो लीव करती है, वो निकलती है कितने से, यहाँ पर बताया गया है कि 900 मीटर पर सेकेंड की यहाँ पर उसकी वेलोसिटी बता दी गई है, यानी कि v1 की वेलोसिटी यहाँ पर हमको बता दी गई है। इसके बाद लिखा हुआ है कि द नोजल एंगल इज़ 20 डिग्री एंड ब्लेड एंगल आर 30 डिग्री एट इनलेट एंड आउटलेट। ब्लेड एंगल भी यहाँ पर बता दिया गया
है और नोजल का एंगल भी जो है बता दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर लिखा क्या कैलकुलेट करने के लिए हमसे पूछा जा रहा है, तो वो है कैलकुलेट द ब्लेड वेलोसिटी। ब्लेड वेलोसिटी जो हमने आपको बताया था कि जिसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए ज़्यादातर एग्ज़ाम में या फिर क्वेश्चंस में आता है, तो ब्लेड वेलोसिटी वीबी या फिर यू के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ब्लेड वेलोसिटी हो गई। इसके बाद क्या है, रेट ऑफ वर्क डन पर केजी ऑफ स्टीम, यानी कि 1 केजी में कितना वर्क डन हो रहा है, इसको भी हमको कैलकुलेट करना है। इसके बाद लिखा हो कि एज्यूम द फ्लो ओवर द ब्लेड इज फ्रिक्शनलेस, यानी कि वहाँ पर जो फ्रिक्शन कुछ ना कुछ हमने आपको बताया था, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता है, इसी वजह से हम लोग कर्व बनाते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको फ्रिक्शनलेस इसको एज्यूम करना है। तो आई होप आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल थोड़ा होता है, तो इसको टर्म्स को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है कि कौन सी एंगल की बात हो रही है, यहाँ पर क्या ब्लेड एंगल है, क्या नोजल एंगल है, क्योंकि कन्फ्यूजन यहीं पर होता है। तो चलिए पहले जो गिवन चीज़ें हैं उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो इसको हम हटाते हैं और ये हमारा क्वेश्चंस था। यहाँ पर पहले क्वेश्चंस का गिवन चीज़ें जो है उसको हम लोग लिखते हैं। तो क्वेश्चंस में गिवन चीज़ें क्या हैं, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन का सलूशन स्टार्ट करेंगे। तो सलूशन करते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छे से ये इस तरीके से। तो इसमें सबसे पहला है आपको जो दिया गया है वो है इसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी, यानी कि जो नोजल से निकल रहा है हमारी स्टीम उसकी वेलोसिटी। तो उसकी वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, उसको हम लोग डिनोट करते हैं V1 से। तो V1 की वैल्यू आपको क्या दी गई है, V1 की वैल्यू आपको दी गई है 900 मीटर पर सेकेंड, ये दिया गया है इसकी वेलोसिटी। इसके बाद आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है सेकंड में कि नोजल का एंगल, और नोजल का एंगल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, उसको करते हैं अल्फ़ा से, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू कितना दिया गया है 20 डिग्री, कितना दिया गया है 20 डिग्री। इसके बाद है कि ब्लेड एंगल आर 30 डिग्री एट इनलेट एंड आउटलेट। तो ब्लेड एंगल क्या होता है, जो हमने आपको बताया था कि जो आप जब उसकी रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं तो उससे जो उसका एंगल बनता है उसको हम लोग ब्लेड एंगल कहते हैं। तो ब्लेड एंगल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, उसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से और डिनोट करते हैं थीटा से। तो यहाँ पर कह रहा है कि इनलेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, थीटा से, और आउटलेट को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि इनलेट और आउटलेट दोनों सेम है, दोनों सेम है और किसके बराबर है, दोनों 30 डिग्री के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ना कि फाई इक्वल क्या है, फाई इक्वल थीटा है, और ये दोनों किसके इक्वल है 30, यहाँ पर 30 डिग्री के इक्वल है। तो ये हमारा गिवन डेटा। इसके बाद हमको कैलकुलेट करना है, बस हमको इतना ही डेटा यहाँ पर दिया गया है कैलकुलेट करने के लिए। और इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है जो आपको क्वेश्चंस में ध्यान रखना है, वो है कि यहाँ पर बताया गया है कि फ्लो ओवर द ब्लेड इज फ्रिक्शनलेस, और जब भी इसका फ्लो ओवर फ्रिक्शनलेस होगा, और ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको यही देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ पर एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी से ही टरबाइन की ब्लेड्स पे स्टीम जो है रन करती है, वहाँ पे जाती है। तो इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है जिसको हम लोग कहते हैं VR1, वो इक्वल हो जाती है VR2 के, यानी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्टिंग में थी वही रिलेटिव वेलोसिटी हमको लास्ट में मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का फ्रिक्शन नहीं हो रहा है ब्लेड्स के अंदर। तो जितनी वेलोसिटी से जाएगा उतनी ही वेलोसिटी से बाहर निकल जाएगा। तो जब जब क्वेश्चन में आपको फ्रिक्शनलेस कहेगा आप इस चीज़ को लिख देंगे। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो ये हमारे पास डेटा हो गया। अब इस डेटा का इस्तेमाल करके हमको क्या करना होता है, इसका वेलोसिटी डायग्राम बनाना होता है। इसका वेलोसिटी डायग्राम हम किस तरीके से बनाते हैं, आइए समझते हैं इस डेटा का इस्तेमाल करके। तो देखिए, यहाँ पर हमको सबसे पहले आपको स्टेप वाइज बता रहे हैं कि कैसे आपको इसका डायग्राम बनाना होता है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा ताकि आपको फर्स्ट क्वेश्चन से ही समझ में आ जाए, ताकि हम बाकी के क्वेश्चंस में थोड़ा सा स्पीड से काम कर पाए। तो आपको बनाना है इस चीज़ को पेंसिल से। तो सबसे पहले आप अपनी स्केल लेंगे और स्केल में सबसे पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, एक एकदम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर खींचेंगे आप।
ठीक है। आपको यहाँ पर हम एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच करके दिखाएंगे। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप खींचेंगे इस तरीके से। वो कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितनी भी छोटी हो सकती है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो एकदम हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। इसके बाद आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। ठीक, अब इसके बाद आप यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट लेंगे कहीं पर, और ज़्यादातर आप ध्यान रखेंगे कि जो पॉइंट हो इधर जो नंबर है वो ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, मतलब जगह, और इधर थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से हमारा जो डायग्राम है वो बनता है। तो हमको यहाँ पर एक पॉइंट लेना है। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया। अब इसके बाद हमने बताया कि यहाँ पर जो ये डायग्राम बनता है, मतलब कि ये जो वेलोसिटी बनती है यहाँ से लेकर किधर, ये v1 होती है। क्या होती है? v1, जिसको हम लोग कैसी वेलोसिटी कहते हैं? नोजल से जो स्टीम निकलती है उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो v1 हमारा इस तरफ बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की समस्या है। समस्या ये है कि ये जो है ये मीटर पर सेकेंड में है, और जो हमारी स्केल होती है ये होती है सेंटीमीटर में। तो हम इस चीज़ को सेंटीमीटर में किस तरीके से मानेंगे? तो इसके लिए हम इस वेलोसिटी को यहाँ पर सेंटीमीटर के हिसाब से एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे? सेंटीमीटर के हिसाब से इसको हम एज्यूम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको यानी कि जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें से हमको स्केल को मानना होगा। तो हम यहाँ पर एक स्केल एज्यूम करेंगे, और यहाँ पर हमको हर एक क्वेश्चन में स्केल अलग अलग मानी जा सकती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्केल। अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जिस हिसाब से आपका कॉपी का पेज है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो हमारी स्केल होनी चाहिए ये हमने इस तरीके से मान लिया है कि जो 100 मीटर होगा, 100 मीटर पर सेकंड को हमने 1 सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया है। 1 सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया है, यानी कि 100 मीटर पर सेकेंड को हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया है। तो यहाँ पर जब 900 मीटर पर सेकेंड है तो इसको हम लोग 9 सेंटीमीटर मानेंगे, या फिर 9 सेंटीमीटर आएगा। तो इतना तो हमको पता चल चुका है कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 9 सेंटीमीटर तक की यहाँ पर लाइन खींचेगी। लेकिन उसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो किसी न किसी एंगल के साथ बनता है, और वो जो एंगल होता है उसी को तो हम लोग कहते हैं नोजल एंगल, क्योंकि ये जो वेलोसिटी होती है नोजल से जो स्टीम निकलती है उसी की वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर नोजल एंगल्स को भी हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर बनाएंगे ये लाइन, इसमें एंगल को भी ध्यान रखना है। तो एंगल हमारा कितना है? 20 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से 20 डिग्री यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर पॉइंट आ रहा है, फिर वहाँ पर 9 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। तो आइए हम यहाँ पर एंगल फाइंड करते हैं। तो आपको इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली करना है। तो सबसे पहले आप कैसे करेंगे, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं। तो सबसे पहले इसमें आप जब देखेंगे तो ये आपका जो चांदा होता है इसमें एक सीधी लाइन होती है। तो उस सीधी लाइन पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो होनी चाहिए, और जो इसका सेंटर होता है आपके बिल्कुल जहाँ पर पॉइंट है वहाँ पर होना चाहिए। तो चलिए हम इसको सेट कर लेते हैं। बहुत ही ध्यान से आपको इस चीज़ को सेट करना है। कहीं पर भी थोड़ी सी भी गड़बड़ी होगी तो आपके वैल्यूज़ में फ्लक्चुएसन आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको सेट कर लिया हुआ है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से ये 10 डिग्री और यहाँ पर आएगा आपका 20 डिग्री। तो जैसे ही आएगा आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लगा लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लगा लिया है। अब हम इन दोनों पॉइंट से होती हुई एक लाइन खींचेंगे। तो आपको अब यहाँ पर भी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 9 सेंटीमीटर से ना छोटी होनी चाहिए और ना ही ये बड़ी होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम 9 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं। बहुत ही आपको केयरफुली इस काम को करना है। तो यहाँ से लेकर के ये आएगी आपकी 9 सेंटीमीटर यहाँ तक। ये लाइन आपकी यहाँ तक 9 सेंटीमीटर की आ रही है। तो आपने ये जो लाइन खींची, ये हमने आपको बताया कि कौन सी लाइन हुई। ये आपकी जो लाइन बन रही है ये है v1, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 900 मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर है। अब इसके बाद हमने बताया कि ये जो होता है इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक इसका होता है
ये यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट इस तरीके से और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरीके से। तो जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है इस तरीके से आएगा और वर्टिकल वाले इस तरीके से। तो हमने बोला इसको शिफ्ट करके हम यहाँ पर रखते हैं और जब ये यहाँ पर जाता है तो दोनों उसके कंपोनेंट्स के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमको इस तरीके से यहाँ पर लाइन खींचनी है कि यहाँ पर एकदम 90 डिग्री बने। तो यहाँ पर हो सकता है कि लाइन हमारी ऐसे टेढ़ी हो जाए तो 90 ना बन पाए, या फिर इस तरीके से टेढ़ी हो जाए तो 90 ना बन पाए। तो इसके लिए हम आपको एक तरीका बता रहे हैं जहाँ पर गलती आपकी नहीं होगी। कैसे? जैसे कि ये आपका कितना एंगल है, यहाँ पर ये कितना है, 20 डिग्री का है। तो जब ये 20 डिग्री का है और यहाँ पर आपको 90 बनाना है तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, यहाँ पर आपका 70 का एंगल बचेगा। तो यहाँ पर आपको 70 का जो है एंगल करना है। तो 70 के एंगल को करने के लिए आप कैसे करेंगे, मतलब यहाँ से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा जल्दी में है क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो आप सीधे भी खींच सकते हैं, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमने आपको एक छोटा सा आइडिया बताया ताकि आप वहाँ पर गलती ना करें। चलिए यहाँ पर हम एक लाइन, हमको लग रहा है कि ये शायद सही खिंच जाएगी, खुद से ही खिंच जाएगी, तो वहाँ पर हमको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी गलती हो रही है तो आप इस चीज़ को एक बार चेक भी कर सकते हैं। तो हमको ये लग रहा है एकदम सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया। तो इसका ये जो कंपोनेंट है ये आपका नीचे की तरफ आएगा और ये जो कंपोनेंट है इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। आपको बनाते चलना है साथ में। और ये जो होता है फ्लो कंपोनेंट होता है, हमने बताया था ये आपका फ्लो कंपोनेंट होता है, ठीक। और ये जो होता है आपका VW, ये वर्ल कंपोनेंट होता है, ठीक है, 1 यहाँ पर रहेगा। तो इस तरीके से ये बन गया। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है आपका जो ब्लेड एंगल्स है, चाहे वो इनलेट का हो चाहे आउटलेट का हो, तो वो कितना है 30 डिग्री यहाँ पर करके बताया गया है। कितना बताया गया है यहाँ पर आपका, ये 30 डिग्री बताया गया है। तो 30 डिग्री यहाँ पर आपको बनाना है। अब 30 डिग्री ये कहाँ से बनेगा आपको अभी कोई भी क्लियर नहीं है, यानी कि हम यहाँ से बना लें या फिर यहाँ से बना लें, कहाँ से बना लें, तो हम किस तरीके से इसको मेजर करेंगे। तो मेजर किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर एंगल्स बताया गया है 30 डिग्री। तो हम ये जो आपकी लाइन दिख रही है, यहाँ पर ये जो आपकी लाइन दिख रही है, यहाँ से हम इसको मतलब 60 डिग्री लेंगे। मतलब ऐसे समझिए कि यहाँ पर हमको 30 बनाना है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारा 90 है, यहाँ पे हमको 30 बनाना है, यहाँ पर 90 है। तो यहाँ पर हमको कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पर हमको 60 लेना पड़ेगा। यानी कि इस लाइन से अगर हम 60 यहाँ पर एंगल लेते हैं तो ये जो लाइन जाएगी 30 पे जा कर के मिलेगी। कैसे, आपको और क्लियर करते हैं यहाँ पर अच्छे से। जैसे कि हमको इस लाइन से, तो इस लाइन से हमको इस तरफ एंगल फाइंड करना है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से इस सेंटर को इस पॉइंट पे रखना पड़ेगा और इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा। ये हो गया। तो अब हम यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से इस लाइन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री। तो हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये पॉइंट हमारा आ रहा है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको मैच करा देते हैं। इन दोनों को हम क्या करेंगे, बहुत ही केयरफुली इनको मैच कराएंगे और आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे भी कि ये 30 डिग्री बन चुका है, क्योंकि हमको इसमें ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना है। यानी कि अब फिर से समझ लीजिए, हमको यहाँ पर 30 बनाना था, यहाँ पर हमको पता था कि 30 ही बनाना है और यहाँ पर तो पता है 90 ही रहता है। तो यहाँ पर ये एंगल 60 तो आ जाएगा, क्योंकि टोटल कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पर हमने एक 60 डिग्री का पॉइंट ले लिया और यहाँ से खींच दिया। तो अब ये जो एंगल है आपका 30 बन गया होगा। आइए चेक कर लेते हैं। 30 नहीं बना होगा तो फिर उसको हमको सुधार करना होगा, कुछ गलती हुई होगी हमसे। तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट करते हैं ताकि दिखे हमारे यहाँ पर जो चांदा है इस पर। तो हमको बहुत ही ध्यान से इसको बनाना है। तो देखिए, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, और आप देखेंगे ये आपका 30 लिखा हुआ है और आप देखेंगे तो ये एकदम जस्ट उसी लाइन पे जा रही है। थोड़ा सा इधर उधर है, वो हमारे पकड़ने में हो गई है। ये देखिए अब एकदम सीधी लाइन पे आ गई है। तो इस तरीके से ये 30 बन चुका है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसका ये जो कंपोनेंट बन रहा है
ये जो आपका कंपोनेंट बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं VR1। इस क्वेश्चन में हम आपको समय इस वजह से ले रहे हैं ताकि हम आपको और अच्छे से क्लियर कर पाए, समझा पाए। बाकी के जो क्वेश्चंस आएंगे इतना हम यहाँ पर समझाएंगे नहीं, फिर वहाँ पर हम क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो है आप एंगल भी लिखते चलिए। यहाँ पर ये 20 बन चुका है और यहाँ पर जो ये आपका है ये आपका कितना हो चुका है, 30 बन चुका है, 30 बन चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि हमको यहाँ पर पता है कि जो हमारा ये ब्लेड एंगल है, ठीक है, ये ब्लेड एंगल है, रिलेटिव वेलोसिटी है, तो ब्लेड एंगल एक इधर बनेगा यानी कि इस साइड में बनेगा, तो ये 30, तो इधर वाला भी 30 होगा क्योंकि ब्लेड एंगल दोनों हमारा 30 है, चाहे इनलेट का हो चाहे आउटलेट का हो। तो हमको ये पता है कि एक लाइन यहाँ पर जाएगी 30 से, किसके 30 से, हॉरिजॉन्टल के 30 से। तो चलिए 30 पर एक पॉइंट पहले लगाते हैं और एक लाइन ऐसे खींच देते हैं। हमको पता नहीं है वो कहाँ जा कर के मैच होगी, कहाँ जा कर के मिलेगी, बट हम उसको खींच देते हैं पहले। तो चलिए पहले 30 का पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। 30 का यहाँ पर हमें एक एंगल फाइंड करते हैं, तो हमको बहुत ही केयरफुली काम करना है, बहुत ही केयरफुली, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा सब कुछ फिट हो चुका है, बहुत अच्छे से हमने पकड़ लिया हुआ है। तो अब यहाँ से आपको ध्यान रखना कि स्लिप ना कर जाए पकड़ने के बाद। तो यहाँ से ये 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, फिर यहाँ से 30 डिग्री, तो इस पॉइंट पे आपका ये आएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है। अब यहाँ पर आ रहा है तो हमको इसको मिलाना है, लेकिन उससे पहले हमने आपको बताया कि ये कहीं भी तक आप खींच सकते हैं क्योंकि आपको पता नहीं है कहाँ तक जाना है। लेकिन इसमें एक बात यहाँ पर बताई गई आपके लिए कि यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्टिंग की है वही रिलेटिव वेलोसिटी लास्ट की भी है। तो ये जो वेलोसिटी है, जो इसकी डायरेक्शन है, वो तो डायरेक्शन तो बता दिया है कि 30 ही है, सेम है। और जो इसका मैग्नीट्यूड है, जो इसकी लेंथ होगी, वही लेंथ इसकी भी हमको रखनी पड़ेगी क्योंकि जो VR1 है वो VR2 के इक्वल है। तो दोनों इक्वल है, तो इसकी लाइन भी हमको इसकी लेंथ के इक्वल रखनी पड़ेगी। तो इसकी लेंथ को पहले हम मेज़र कर लेते हैं। तो आइए इसकी लेंथ को मेज़र करते हैं। तो ये कितना है, यहाँ पर हम मेज़र करेंगे इस चीज़ को। तो जब हम इस चीज़ को मेज़र करेंगे तो ये हमारा आ रहा है लगभग 6.4 के करीब आ रहा है। आई थिंक आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 6.4 के करीब शायद आ रहा है। तो बस इतनी ही लाइन हमको इधर खींचनी है, 6.4 के करीब, ठीक है। और ध्यान रखना कि इसी पॉइंट और इसी पॉइंट के बीच ये होना चाहिए। तो 6.4 यहाँ पर हम बहुत अच्छे से केयरफुली काम करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम एकदम सही से बैठाते हुए अब हम यहाँ से 0 से, मतलब जहाँ पे इसका पॉइंट है, ठीक है, इसको अच्छे से खींच देंगे, ठीक है। खींचने के बाद हम एक बार फिर से देख लेंगे क्या ये तो 6.4 होना चाहिए ना, यहाँ तक होनी चाहिए, वो सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर ये 6.4 तो 6.4 के सामने आई थिंक है ये। तो अब ये लाइन यहाँ से हो जाएगी, तो ये यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो लाइन आपकी आ रही है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रही है। तो ये जो आपका पॉइंट आ रहा है और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, थोड़ा इक्वल यहाँ पर दिख नहीं रही है, बट एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं क्योंकि 6.4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ पर ये कितनी है, 6.4 सेम है, वो थोड़ा सा देखने में लग रही है। तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमको ये भी पता है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है आकर के यहाँ पर मिस करेगा, यहाँ पर ये कनेक्टेड होता है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसका आउटलेट पॉइंट होता है तो एक ही जगह पर आकर के ये आता है। तो हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इसको एक जगह हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है। तो जब ये कनेक्ट हो चुका है तो हमको यहाँ का एंगल भी पता चल चुका होगा, लेकिन हमको एंगल तो पूछा नहीं गया है। अगर पूछा गया होता तो हम इसको मेज़र करके बता सकते थे। अब इसके बाद आपको पता है कि ये जो लाइन आ रही है दैट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ आउटलेट। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है, यहाँ पर भी लिखना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ आउटलेट है। और यहाँ पर ये जो लाइन आपकी दिख रही है ये कैसी लाइन है, ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू
वो क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, यानी कि v2 है, ठीक है। जो आपकी मेन वेलोसिटी थी उसी का आउटलेट पे जो वेलोसिटी होती है थोड़ी सी हमने बताई थी, ये थोड़ा कम होती है क्योंकि स्टार्टिंग में वेलोसिटी थोड़ा ज़्यादा होती है, स्टार्टिंग बाद में वो कम हो जाती है। तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक आएगा इधर हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल आएगा। तो हॉरिजॉन्टल इधर कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक इधर की तरफ हो जाएगा, और वर्टिकल में भी आएगा। तो वर्टिकल में इसका कंपोनेंट जो आता है उसको हम लोग फ्लो वेलोसिटी कहते हैं। तो ये जो होगा इसके 90 डिग्री पे होगा, तो हमको बहुत ही केयरफुली इसको 90 डिग्री पे इसको बनाना है, ठीक है। इसको हम 90 डिग्री पे बनाएंगे, ठीक। और फिर से चेक भी करेंगे कि क्या ये 90 डिग्री पे है या फिर नहीं है तो हम उसको थोड़ा सुधार कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल है, ये 90 डिग्री पे है, और यहाँ पर हम 90 डिग्री का साइन भी बना देंगे ताकि हमको ये चीज़ याद रहे कि ये जो है 90 डिग्री पे होता है। और इसकी जो यहाँ पे डायरेक्शन होगी वो इधर नीचे की तरफ होगी, और इसको हम लोग कहेंगे VF2। क्या कहेंगे, VF2 कहेंगे, और इसको हम लोग कहेंगे VW2, ठीक है, VW2 कहेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ये जो डायग्राम है वो एकदम क्लियर हो चुका है, सब कुछ हमने बना दिया है। यहाँ पर एंगल्स, ये जो एंगल आपका है ये आउटलेट का एंगल है, ये 30 ही होगा क्योंकि दोनों सेम है, और ये 20। ये एंगल अगर कहता है कभी कभी फाइंड करने के लिए तो आप इसको मेज़र करके बता भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमको मेज़र तो ये चीज़ नहीं करनी है। अब इसके बाद ये समझिए कि हमको कैलकुलेट क्या करना था। हमको सबसे पहले कैलकुलेट करनी थी ब्लेड की वेलोसिटी। क्या कैलकुलेट करनी थी, यहाँ पर हमको कैलकुलेट करनी थी ब्लेड की वेलोसिटी, जिसको हम लोग VB या फिर U से डिनोट करते हैं। इसको हमको कैलकुलेट करना था। तो हमने आपको बताया है कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आती है, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस आती है, यही आपकी जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, यही VB होती है। यही क्या होती है, VB होती है या फिर U होती है। तो यहाँ से VB की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए, अगर हम इसकी डिस्टेंस को नाप लें तो हमको यहाँ पर मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे। तो इसकी डिस्टेंस को जब हम मेजर करेंगे तो ये हमको लगभग कितना मिल रहा है, ये हमको लगभग मिल रहा है 2.9 आई थिंक आ रहा है, 2.9 आ रहा है, 2 पॉइंट कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, या फिर लगभग 3 के इक्वल आ रहा है। क्या ये लगभग जो भी है 3 के इक्वल शायद आ रहा है। तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी यानी कि VB जो होगा, हम इसको लिखेंगे नीचे की तरफ से। तो आपको हम इस तरीके से इसको रख देते हैं ताकि आपको ये डायग्राम दिखता रहे। तो सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हमको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना था भाई, क्वेश्चन क्या था, ब्लेड की वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है ब्लेड वेलोसिटी, ठीक है। ब्लेड वेलोसिटी को हम लोग VB से डिनोट करते हैं। तो VB हमको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि VB इक्वल, या फिर यहाँ पर VB जो है कितना है ना, VB इक्वल कितना सेंटीमीटर था, ये था आपका 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का आपका ये था। तो यहाँ पर बल्कि आप लिख भी सकते हैं कि फ्रॉम फिगर, ठीक है, आपका और अच्छे से हो जाएगा कि फ्रॉम फिगर, ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, जब आप इस स्केल का इस्तेमाल करेंगे, इस स्केल का इस्तेमाल करेंगे तो 1 सेंटीमीटर मतलब 100 मीटर, और सॉरी आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इस स्केल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल कितना है, 100 मीटर पर सेकंड है। तो उसी तरीके से जब आप 3 सेंटीमीटर का निकालेंगे तो आपका ये कितना आएगा, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो यहाँ पर ये आपका आएगा 3 × 100। अब ये जब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, 3 सेंटीमीटर को। तो यहाँ पर ये लगभग आपका आ जाएगा 300
मीटर पर सेकंड। तो 300 मीटर पर सेकंड आ रहा है। यहाँ पर जो वैल्यू है ये शायद इसका कैलकुलेट करने पे 315 के करीब आती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट्स लगाने में, क्योंकि हम यहाँ पर चेयर पे बैठे हुए तो एग्जैक्ट उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत मिस्टेक्स छोटी मोटी हो जाती है। बट आप इसको जितना ही एक्यूरेट बनाएंगे, आपकी जो वेलोसिटी है, मतलब कि जो आपका ये कैलकुलेशंस है, वो उतना ही एक्यूरेट आएगा। तो यहाँ पर आप एक्यूरेसी का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो इस तरीके से आपका ये आंसर आएगा। ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन इसी में पूछा गया है वो क्या है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि रेट ऑफ वर्क डन। तो रेट ऑफ वर्क डन क्या है, यानी कि वर्क डन किस तरीके से हम निकालेंगे, या फिर वर्क डन हमारा क्या है। तो वर्क डन का हमने आपको फॉर्मूला बताया, यानी कि सेकंड जो थिंग हमको यहाँ पर निकालनी है दैट इज़ वर्क डन। ध्यान से देखिए, यहाँ पर इन दोनों को हमको बहुत ही अच्छे से अपने कॉपी में लिखना है। किसी भी चीज़ को हम लोग सजा करके लिखेंगे तो हमको नंबर अच्छे मिलते हैं। तो वर्क डन, तो वर्क डन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमने बताया था कि जो वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो होता है कि जो फोर्स होता है हमारा, है ना, मतलब कि जो फोर्स होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके मल्टीप्लाई को हम लोग वर्क डन कहते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था कि होता है ms, और इसके बाद इसका जो वेलोसिटी का चेंजेस होता है जिसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, दैट इज़ v(w1), और यहाँ पर प्लस होता है, गलती मत कीजिएगा, यहाँ पर w2 और यहाँ पर ये बंद। तो ये आपका हो गया फोर्स, और फोर्स में हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे, इसके डिस्प्लेसमेंट का, दैट मीन्स वी का, या फिर आप यू भी लिख सकते हैं फॉर्मूले में। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा वी और यू में। तो ये हो गया। अब यहाँ पर एम एस क्या है, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि एम एस तो दिया ही नहीं, किसी किसी में दिया रहेगा लेकिन किसी किसी में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से इस चीज़ को पढ़ेंगे कि यहाँ पर रेट ऑफ वर्क डन पर केजी, यहाँ पर क्या लिखा, पर केजी। पर केजी मतलब 1 केजी के लिए पूछा जा रहा है कि कितना वर्क डन होगा। तो पर केजी मीन्स, यानी कि यहाँ पर जो एम एस की वैल्यू आएगी वो 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ पर अब आप देखेंगे तो ये VW1 और यहाँ पर VW2 है। ठीक है, VW2 है, और यहाँ पर VB की वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हैं, लगभग 300 के करीब है। और हमने आपको बताया कि इसको बहुत ही केयरफुली करना है, क्योंकि लगभग ये 315 के करीब आ रही थी, बट यहाँ पर ये 300 दिखा रहा है। तो हम यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको दिखाने के लिए नहीं हमारी आ ही गई, हम यहाँ पर 315 लिख देंगे। आपको हम चाहते हैं आप अपने से खुद से करें, जो हमारे में आई है हमने आपको दिखाया, आपके में 315 के करीब आ रही है, आप उसको दिखाइए। बहुत ही अच्छी बात है अगर आप सही के साथ रहेंगे तो, क्योंकि झूठ बोलने से काम नहीं चलने वाला है ना। जो आ रहा है उसमें बताने में क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर ये आ चुका है, तो यहाँ पर हमको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है VW1 और यहाँ पर VW2 को कैलकुलेट करना है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ और यहाँ पे मिलेगा, यानी कि दोनों का एडिशन ही कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका VW2 होता है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा VW1 होता है। तो हम एक काम करें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल डिस्टेंस क्या कर ले, मेजर कर ले, तो हमको इन दोनों का एडिशन ही मिल जाएगा। ठीक है ना, छोटा छोटा कैलकुलेट करने से क्या दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी टोटल डिस्टेंस को ही कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग ये एकदम इक्वेरेट 11 के करीब आ रही है। देखिए यहाँ से आप देखेंगे यहाँ तक, तो ये लगभग 11 के इक्वल आ रहा है, ये 11 के इक्वल आ रहा है। तो ये 11 के इक्वल हो जाएगा, तो 11 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर इसकी और इसकी वैल्यू जो है, यहाँ पर हम ऐसे 11 तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली हम रख देंगे मल्टीप्लाई करके 11 मल्टीप्लाइड बाई 100, और 100 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, 11 इंटू 100। तो 100 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर पर सेकंड है, तो 11 सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर आपकी जो VB थी वो कितना आया हुआ है, यहाँ पर आया हुआ आपका 300,
हम आपको फिर से बता रहे हैं, यहाँ पर ये 300 नहीं, लगभग 315 के करीब आ रही है। और जो आपका यहाँ पर ये जो डिस्टेंस आ रही है, लगभग ये अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1100 के करीब आएगा, लेकिन ये आई थिंक 1100 से कुछ ज़्यादा आ रही है। ठीक है, लगभग 1116 आ रही है। तो थोड़ा बहुत फ़र्क हो जा रहा है। फ़र्क इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जैसे एक मिस्टेक हो गया, एक आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, तो बाकी के भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो गए होंगे, तो इस वजह से तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पर आप एक ब्रैकेट बना के इस चीज़ को बल्कि बता भी देंगे कि ये चीज़ कैसे आ गई। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि वी, आप यहाँ पर बताएंगे कि वी ब्रैकेट के अंदर ही करके चाहे कि VW1 प्लस VW2 है ना, इक्वल में आप यहाँ पर बताएंगे 11 सेंटीमीटर, और यहाँ पर बताएंगे 11 सेंटीमीटर इक्वल 11 इंटू 100 मीटर पर सेकंड। इस चीज़ को आप यहाँ पर डिस्कस ज़रूर करेंगे, इस तरीके से आप लिखेंगे। और यहाँ पर आपको और अच्छे से लिखना है तो आप यहाँ पर फिर से लिख दीजिए फ्रॉम फिगर। कहाँ से? फ्रॉम फिगर। तो फिगर से इस चीज़ को लिया गया है। अब यहाँ पर ये चीज़ आपकी आ चुकी है, तो अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही ईजिली शायद ये कैलकुलेट भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें बड़ा कैलकुलेशंस नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर आपका ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 11 3 33, और यहाँ पे 0 0 और फिर 2 0 और। तो इस तरीके से ये आपकी जो वैल्यू है ये किस में आएगी, आपकी ये जो वैल्यू है ये वाट में आएगी। तो आप यहाँ पर वाट लिखेंगे और इसके बाद आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं किलोवाट में। तो किलोवाट के लिए आपको इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा 330 किलोवाट। ठीक है, एक वैल्यू के चेंज होने की वजह से यहाँ पर सारी वैल्यू चेंज हो रही है। तो आप ये मत समझिए कि क्वेश्चन यहाँ पर गलत है, मतलब ये गलत हुआ है। आप वहाँ पर एक्यूरेट कैलकुलेशंस कीजिए। ठीक है, तो एक्यूरेट कैलकुलेशंस करेंगे तो आपका जो यहाँ पर आंसर है वो बहुत ही एक्यूरेट आएगा, और आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करने में बहुत ही मज़ा आएगी, क्योंकि आप यहाँ पर जो कैलकुलेशंस दिया गया है उसके हिसाब से डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम के हिसाब से जो आप यहाँ पर कैलकुलेशंस को निकालेंगे, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, है ना। तो इस चीज़ को आप अपने हिसाब से कीजिए और बार बार कीजिए जब तक एक्यूरेट ना आए, वहाँ पर उस चीज़ का आनंद लीजिए, मज़ा कीजिए। और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और आपके एग्जाम में उस तरीके का जो क्वेश्चन है लगभग 3 से 4 बार ही पूछा गया है। तो आइए अब उस क्वेश्चन को हम लोग इस मेथड से, इस तरीके से सॉल्व करते हैं, और हम लोग अब इसको स्पीड से सॉल्व करेंगे। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें क्वेश्चन है कि इन अ टेस्ट ऑन एन इम्पल्स टर्बाइन, यानी कि इम्पल्स टर्बाइन की एक टेस्टिंग में द फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड, यानी कि कुछ फॉलोइंग डेटाज जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। क्या क्या है यहाँ पर? ब्लेड वेलोसिटी बताई गई है कि 250 मीटर पर सेकेंड है, और ब्लेड वेलोसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? VB से या फिर U से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद कहा गया है सेकेंड पॉइंट पे कि हीट लॉस इन नोजल, जो जिस नोजल से हम लोग इस टरबाइन पे हीट कर रहे हैं, स्टीम दे रहे हैं, उसमें हीट लॉस जो है 600 किलो जूल पर केजी हो रहा है, जिसको हम लोग डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसको इस तरीके से ही करें, लेकिन यहाँ पर हम लोग समझने के लिए समझ रहे हैं कि डेल्टा H से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद है कि फ्रिक्शन कॉफिशिएंट ऑफ नोजल, तो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट ऑफ नोजल को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 0.85 है। इसके बाद है नोजल एंगल, तो नोजल एंगल का जो एंगल यहाँ पर बताया गया है वो 20 डिग्री है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। इसके बाद ब्लेड आउटलेट एंगल भी दिया गया है, और ब्लेड आउटलेट एंगल को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन सही करेंगे, हम किस तरीके से करते हैं, क्योंकि इनलेट की तरफ दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका अल्फ़ा और एक होता है थीटा, और आउटलेट की तरफ आप फाई को रखेंगे और बीटा को रखेंगे। इस चीज़ में कन्फ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टीम कंजप्शन है, जैसे कि इसके पिछले वाले अभी न्यूमेरिकल में देखा, तो उसमें स्टीम का जो कंजप्शन है वो किस तरीके से किया गया है, वहाँ पर स्टीम का जो कंजप्शन है वो इस तरीके से किया गया है कि उसमें पर
मतलब कि पर केजी कहा गया था, तो वहाँ पर हमने 1 ले लिया था, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है ये दी गई है, तो हम लोग इस वैल्यू को लेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, इनलेट ब्लेड एंगल, और उसके बाद पावर डेवलप, और उसके बाद डायग्राम इफिशियंसी। तो इन्हीं की वजह से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें कई चीज़ पूछी गई है और कई अलग अलग तरीके के आप डेटा इसमें देख सकते हैं। तो आप इससे घबराइए नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए फिर इसको लगाते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको इसका डायग्राम बनाना होगा, और डायग्राम के लिए हमको स्टार्टिंग में 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि हम बहुत अच्छे से खींच सकते हैं। उसके बाद हमको चाहिए होता है V1। V1 यानी कि जो स्टीम की इनिशियल वेलोसिटी होती है, V1 चाहिए होता है, और एंगल चाहिए होता है। तो एंगल हमारे पास पता है, नोजल एंगल हमको पता है, लेकिन जो नोजल से स्टीम निकल रही है उसकी वेलोसिटी कितनी है वो हमको नहीं पता है। तो सबसे पहले हमको V1 को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि हम डायग्राम बना लिए हैं, वहाँ से देख सकते हैं, वहीं से ही डायग्राम बनेगा। तो अब डायग्राम के बिना तो कुछ काम होगा नहीं, तो पहले हमको उसको मैथमेटिक्स से कैलकुलेट करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा। तो जब भी आपको किसी भी क्वेश्चंस में V1 ना दिया रहे, तो आप उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे उस बात को ध्यान से समझिए। तो जब भी आपके न्यूमेरिकल्स में V1 ना दिया रहे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, V1 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पर आप लिखेंगे द वैल्यू ऑफ V1, द वैल्यू ऑफ V1, या फिर इनलेट वेलोसिटी। तो इनलेट वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला हम आपको बताते हैं, और उसमें छोटी छोटी बातों को भी बताते हैं। तो उसमें का जो फार्मूला होता है वो होता है V1 इक्वल, यहाँ पर आपको एक आसान फार्मूला बताते हैं और उसी का एक फॉर्म बताते हैं जो आपके बुक्स वगैरह में मिलता है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर इसका जो एक फॉर्म होता है वो होता है यहाँ पर 2000, और यहाँ पर आता है यहाँ पर आएगा आपका डेल्टा एच। ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, अभी पहले ही देख करके गलत मत सोचिएगा कि आप तो गलत बता रहे हैं, ये इस तरीके से होता है। लेकिन कभी कभी जब कॉफिशिएंट इसका दिया रहेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में इसका कॉफिशिएंट दिया गया है, तब यही जो फॉर्मूला है ये इस तरीके से ना बन करके तब कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, और कॉफिशिएंट से जो मल्टीप्लाई होता है वो इस मतलब कि जो यहाँ पर ये अंडर रूट लगा हुआ है इसके अंदर ही होगा। ठीक है, बाहर नहीं होगा कि कैलकुलेट करने के बाद हम उसको मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेल्टा एच, और ये इसके अंदर ही रहेगा तीनों चीज़ें। तो यहाँ पर कॉफिशिएंट दिया रहेगा तो आप इस तरीके से लगाएंगे, और कॉफिशिएंट नहीं दिया रहेगा तो आप इस तरीके से लगाएंगे। बात क्लियर हो रही है। इसके बाद यहाँ पर जो इसका आपको फॉर्मूला देखने को मिलता है, वो आप देखते हैं कि जो V1 की वैल्यू है वो मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो है 44.72, और यहाँ पर आपको अंडर रूट के अंदर यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर आपको दिखेगा K, और आपको यहाँ पर दिखेगा फिर से, तो भाई तुम मच्छर, इसके बाद ये आएगा H। इस तरीके से आपको फार्मूला दिखेगा। और यहाँ पर बता दें कि जो आपको यहाँ पर H दिखता है, इसको आपको हमेशा इस तरीके का जब आप फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसको किलो जूल पर केजी में लेना है। अगर नहीं है तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई छोटी छोटी बातें। इसके बाद ये चीज़ कैसे आई, 44 पॉइंट कैसे आया, तो अगर आप ये जो 200 है इसको अंडर रूट से बाहर निकाल देंगे तो यही आ जाएगा। तो चाहे आप ये फार्मूला याद रख लें, चाहे आप ये याद रख लें, दोनों का दोनों सेम है, सही है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर V1 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। आप इन सबको नहीं लिखेंगे, इसमें से एक को लिख देंगे, मतलब इसको तो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कॉफिशिएंट दिया गया, चाहे इसको लिख दीजिए चाहे इसको लिख दीजिए। तो अब यहाँ पर V1 को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हम चलिए इस वाले फार्मूले से कर लेते हैं, क्योंकि हमको वो लग रहा है आसान फार्मूला है। तो हम उसको लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2000। ठीक है, 2000 आ गया। इसके बाद जो कॉफिशिएंट दिया गया है आपके एग्जाम में, आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपके इसमें 2 तरीके के कॉफिशिएंट दिए गए हैं। एक यहाँ पर आपको दिया गया कि फ्रिक्शन कॉफिशिएंट ऑफ नोजल, तो जो नोजल के लिए दिया गया है वो उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये यहाँ पर होता है। और इसके बाद एक और दिया गया है, यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो कॉफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी आपकी अलग चीज़ है, आप इसको उसमें नहीं रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या है, 0.85 है। क्या है, 0.85। इसके बाद डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच देखिए क्या होता है, यहाँ पर होता है कि जो एंथैल्पी होती है उसमें जो चेंजेस होता है
उसको हम लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हीट लॉस है इसी को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो यही हमारा जो होता है डेल्टा एच हो जाता है। तो यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास दी रहेगी। अगर नहीं दी रहेगी, कभी कभी डेल्टा एच नहीं दिया रहेगा, तो डेल्टा एच को ही हम लोग कहते हैं H1 माइनस H2, H1 माइनस H2। ये H1 माइनस H2 क्या होता है, जैसे इस तरीके से आपका नोजल होता है, इस बात को भी समझ लीजिए, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो नोजल के इस पॉइंट पर, यानी कि इनलेट होता है और ये आउटलेट होता है, तो इनलेट पे होता है H1 और आउटलेट पे होता है H2। तो ये एंथैल्पी एट इनलेट और ये एंथैल्पी एट आउटलेट, तो इन दोनों का जब आप माइनस करेंगे तो जो आपका यहाँ पर बनेगा वो होता है डेल्टा एच। तो यहाँ से भी अगर ये H1 H2 देता है तो आप वहाँ से डेल्टा एच कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये कितना दिया गया है, 600 दिया गया है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं किलो जूल पर केजी में है, तो हम सीधे सीधे इसको 600 रख देंगे, यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, रख दिया हमने। अब चलिए, अब इसको कैलकुलेट करने की बारी आती है। तो कैलकुलेट के लिए हमारा कैलकुलेटर होता है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे अंडर रूट, कैसे लगता है, लगा दिया हमने। और अब अंडर रूट लगा करके ब्रैकेट जरूर लगा कीजिए ताकि आपके कैलकुलेशन जो है गलत ना हो, ठीक है। 2000 फिर मल्टीप्लाई 0.85 मल्टीप्लाइड बाई 600, 600 लगा करके ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पर 1009 आ रही है, 1009.95 आ रही है। तो इसको हम राउंड ऑफ में लिख लेंगे, यानी कि इसकी जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो 1009 आ रही थी, तो हम 1009.9 आ रही थी, और 9 के बाद 5 भी है, तो इसको राउंड अप करेंगे तो 10 हो जाएगा। यानी कि सीधे सीधे जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 1010, और ये किस में वैल्यू आएगी, मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पर हमारी जो V1 की वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है, और हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बहुत ही खुशी हो चुकी है हमें, क्योंकि V1 की वैल्यू आ चुकी है। चलिए, V1 की वैल्यू आ गई, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपना डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा सा इसको आगे करते हैं। चलिए, तो डायग्राम बनाने के लिए स्टेप को समझिएगा ध्यान से। डायग्राम वैसे हमने बना करके रखा हुआ है, लेकिन फिर से हम आपको एक बार बना करके दिखाएंगे, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि बना करके दिखा दिया है ना, बनाने नहीं आता है। चलिए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने एक लाइन खींच दिया। इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन हमने आपको बताया कि आपको सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी और एक पॉइंट लेना है, लगभग इस किनारे पे ही लेना है। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चंस को भी रीड करते चलिए। क्वेश्चंस में आपके V1 तो मिला हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखा दे कि आपका जो VB है वो भी दे दिया गया है, VB भी दे दिया गया है, इस बार VB भी मिला हुआ है। तो VB क्या होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वही तो VB होती है। तो VB, और इसके बाद आपको स्केल भी पहले माननी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 250 है, तो स्केल हम क्या करें, वही पुरानी वाली स्केल अपनी मान लेते हैं। तो आप यहाँ पर स्केल जरूर लिखेंगे डायग्राम के पास में, कि जो हमारी स्केल है वो हम क्या बना लें, स्केल चलिए इस बार की हम बना ले रहे हैं, वही चीज़ बना लेते हैं कि 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड इक्वल कितना होगा, इक्वल में होगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कितने का होगा, 100 मीटर पर सेकेंड का होगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद यहाँ पर ये कितना लिखा गया है, 250 है, तो 250 है मीटर। अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे अपने स्केल के हिसाब से तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, लगभग ये 2.5 सेंटीमीटर आएगा। तो चलिए यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट हम लगाएंगे, तो आपका ये पॉइंट है जो यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये यहाँ पर पॉइंट आएगा। अब पॉइंट्स को ध्यान से देखते चलिए, थोड़ा पेंसिल होती है तो ये कम दिखती है। ये आ गया हमारा पॉइंट्स। इसके बाद आपको V जो है, V1 की वैल्यू भी मिल गई है, V1 की वैल्यू आपके पास ये है, और इसके बाद जो एंगल है वो भी आपको मिला हुआ है, एंगल भी मिला हुआ है। तो चलिए 20 का एंगल के साथ हम लोग यहाँ पर V1 सबसे पहले खींचते हैं। तो V1 आप यहाँ से मत खींच दीजिएगा, वो यहाँ से होता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो इस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, पहले 20 का एंगल निकालते हैं। तो एंगल हमने बताया था, एंगल निकालने के लिए बहुत ही केयरफुली हम काम करेंगे, ठीक है, बहुत ही केयरफुली चीज़ों को रखेंगे, बहुत ही जल्दबाजी नहीं करेंगे।
ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही हो। ठीक है, 20 का ही था, तो यहाँ से 10 और यहाँ से 20। ठीक है, बहुत ही कम यहाँ पर आ रहा है। तो अब ये इतना आ चुका है। इसके बाद आप बताइए कि जो आपकी वेलोसिटी आई है, जो आपकी यहाँ पर वेलोसिटी आई है, अगर हम इसको इस स्केल के हिसाब से कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा लगभग, क्योंकि 100 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो यहाँ पर आएगा 100.1, सॉरी 10.1, क्या आएगा? 10.1 सेंटीमीटर। तो 10.1 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पर खींचते हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए। ठीक है, क्योंकि 20 डिग्री भी हमको याद रखनी है ना, 20 डिग्री से भी ज़्यादा या इधर उधर नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो ये भाई, अब इसके बाद हम यहाँ से लेकर के इसको खींचेंगे और ये आएगा आपका 10, यहाँ पर आ गया, और 10 से हमको आगे खींचना है 10.1 खींचना है, तो हमने 10.1 खींच दिया। और आप सोच रहे हैं अभी यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, तो प्रॉब्लम नहीं ख़त्म हो जाती, क्योंकि अभी क्वेश्चंस में एक चीज़ यहाँ पर जो ये है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, इसका बहुत ही ध्यान है, मतलब बहुत ही मायने है, तो उसको भी आप समझ करके ही वीडियो को ख़त्म कीजिएगा ताकि आपको क्लियर रहे। तो अब देखिए ये हमने खींच दिया। अब हमने बताया कि इसका जो है 2 कंपोनेंट्स बनेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो ये वाला जो कंपोनेंट हो एकदम 90 डिग्री पे होगा। तो हम अपने ही दिमाग से, अपने ही अनुभव से इसको खींच रहे हैं। पता नहीं 90 बनेगा कि नहीं बनेगा, आई डोंट नो, बट आपको कोशिश ये रखनी है कि आपको उस पर 90 डिग्री बनाना है। नहीं बनता है तो आप उसको एक बार चेक करके ही काम कीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हमने इसको बनाया। अब एक बार हम इसको मैच करते हैं, देखते हैं क्या ये 90 है। अगर है तो अच्छी बात है, बहुत ही, लेकिन नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा। चलिए, ये तो हमारा एकदम सीधा जा रहा है भाई, बार बार बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये मच्छर लोग परेशान कर दिए हैं। चलो भाई बाबू, तो ये बन गया। ठीक, तो यहाँ पर ये जो है ये आपका है V1, और ये जो आपका आएगा वे आएगा VF1, और यहाँ पर ये जो आएगा ये आएगा VW1। ठीक है, ये बन गया। इसके बाद यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर आप मिला देंगे तो आपको यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी मिलेगी, ज़रा बताइए। तो आपको यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी मिलेगी? रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगी क्या, है ना। यहाँ से यहाँ तक अगर आप इसको मैच कर देंगे तो आपको जो वेलोसिटी मिलेगी, मतलब कि ये जो लेंथ मिलेगी, ये किसका मिलेगा? ये रिलेटिव वेलोसिटी का मिलेगा। किसका मिलेगा? रिलेटिव वेलोसिटी का, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं VR से, और इनलेट है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, तो VR1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सब कुछ हो चुका है, और ये जो आपका एंगल है वो कितने का है? 20 का है। और आपको डायग्राम पूरा बनाना है, ऐसा नहीं कि थोड़े बना करके आप सब कुछ कैलकुलेट कर पाएंगे। अब देखिए क्या कोई चीज़ यहाँ से कैलकुलेट हो पा रही है? देखिए, सबसे पहला कहा गया था कि इनलेट ब्लेड एंगल आपको बताना है, और इनलेट ब्लेड एंगल कौन सा होता है? ये होता है, यानी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी के साथ बनता है वही ब्लेड एंगल होता है। और इधर वाला इनलेट होता है और इस साइड वाला आउटलेट होता है। ये 20 को नहीं कर रहे हैं, यहाँ जो बनेगा अभी, जब ये इधर जाएगी तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, वो आउटलेट होता है, ये इनलेट होता है। तो यहाँ पर ये जो है आपका, तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि इनलेट ब्लेड एंगल को कैलकुलेट करना है, वो निकल जाएगा। तो इनलेट ब्लेड एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हमको इस एंगल को मेजर करना होगा। तो चलिए इसको मेजर करते हैं। ठीक है, मेजर करके तुरंत आंसर निकालते हैं खटाखट। तो इसको मेजर करने के लिए हमको इसको बहुत ही सही से रखना होगा, और इसको हम एकदम अच्छे से रखें, एकदम सीधा। और अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका जो ये है, यहाँ पर ये 20 है, आप देख सकते हैं ये 20 है। इसके बाद 20 के बाद ये 25 है, और ये लगभग 26 के सामने आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो आपका एंगल आ रहा है, यहाँ पर आपका ये जो एंगल आ रहा है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज इनलेट ब्लेड एंगल, इनलेट ब्लेड, और उसके बाद क्या है? एंगल। तो इनलेट ब्लेड एंगल आपका कितना आ चुका है? 26 डिग्री आ चुका है। और कहाँ से आ चुका है? फ्रॉम फिगर। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद अब ये हुआ कि भाई हम इस तरीके से इधर कैसे बनाएं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बताया गया है
कि हम इसको इस तरफ बना सके, और कोई भी एंगल हमको नहीं दिया गया। एक एंगल हमको ज़रूर दिया गया कि ब्लेड आउटलेट एंगल, और यहाँ पर ये ब्लेड, और ये 26 आ चुका है, आप याद रखिएगा। इसको हम 26 यहाँ पर लिख भी सकते हैं, 26 डिग्री, ठीक है। तो ब्लेड आउटलेट एंगल जो है इधर ही बनता है, यानी कि यहाँ, और ये जो लाइन जाएगी यहाँ पर लेकर के बनता है। तो ये एंगल हमको दिया गया, लेकिन ये नहीं पता है कि ये कितनी दूर जाएगी, ये कितनी दूर जाएगी ये हमको नहीं बताया है। और ऐसा भी नहीं कहा गया है कि यहाँ पर ये फ्रिक्शनलेस है या कुछ है, तो कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो ये बताया गया कॉफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का कॉफिशिएंट बनाया गया है। तो वेलोसिटी का जब कॉफिशिएंट बनाया जाता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर हमेशा ये जो कॉफिशिएंट होता है ये रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहा होता है। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी जो ये है, तो उसी के रिस्पेक्ट में जब ये बनेगी तो उसका कितना होगी, 0.9 गुना होगी। कैसे, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी होगी उसमें अगर हम इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली लेंथ हमको पता चल जाएगी। तो चलिए ये वाली लेंथ हम पहले मेज़र करते हैं। तो आइए इस लेंथ को मेज़र करते हैं। कैसे मेज़र करेंगे, इस लेंथ को अगर आप मेज़र करेंगे तो ये जो लेंथ है लगभग आपकी हमारे हिसाब से लगभग ये यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पे 8 होगा, तो आपका लगभग ये 7.8 के करीब आ रही है। 7.8 9 10, हाँ ठीक है, 7.8 के करीब आ रही है। तो 7.8 ये आ रहा है, तो ये लाइन कितनी होगी, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं, पहले इस चीज़ को हम बल्कि लिख देते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, तो ये चीज़ हमारी हो गई। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ द, यहाँ पर लिखेंगे द वैल्यू ऑफ VR2, ठीक है, VR2 ही होगा इधर का VR2। तो VR2 की जब वैल्यू हमको निकालनी होती है तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो आपकी ये कॉफिशिएंट आता है, ये जो आपका कॉफिशिएंट आता है ये आता है VR2 अपॉन में VR1 इक्वल क्या आता है, इसका कॉफिशिएंट जो होता है, ठीक है। इसका कॉफिशिएंट को हम लोग K से डिनोट नहीं करते हैं, तो मान लीजिए कि इसको हम कॉफिशिएंट लिख दे रहे हैं, या फिर 0.9 है तो 0.9 ही लिख दे रहे हैं, ठीक है, 0.9 लिख दे रहे हैं, ठीक, इस तरीके से। तो अब इसके बाद हमको ये इसका कॉफिशिएंट होता है, तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको हमको इधर भेजना होगा, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि VR2 की वैल्यू अगर हमको निकालनी है, VR2 की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा कि VR1 और मल्टीप्लाई में 0.9। तो जब हम इस चीज़ को करेंगे तो हमारी VR1 की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी 7.8 सेंटीमीटर, और 7.8 को यहाँ पर चलिए हम सेंटीमीटर ही लिख देते हैं ताकि क्लियर रहे कि ये सेंटीमीटर से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर 0.9, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी VR2 की VR2 की वैल्यू आएगी। VR2 की वैल्यू क्या आएगी, तो उसके लिए हमको चाहिए कैलकुलेटर फिर से। तो कैलकुलेटर हमारा बंद हो जा रहा है बार बार, इसको नींद आ रही है शाम को, हाँ कोई बात नहीं है, इसको हम जगाते रहेंगे। उसके बाद है 0.9, तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ रहा है 7, ये आ रहा है लगभग 7.02। तो 02 तो कैलकुलेट नहीं हो सकता, इतना समझ लीजिए लगभग 7 सेंटीमीटर हमको कैलकुलेट करना है, ठीक। तो ये पता चल चुका है कि जो हमारी लाइन यहाँ पर बनेगी, जो यहाँ पर हमारी लाइन बनेगी वो कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर की होगी। अब 7 सेंटीमीटर की यहाँ से बनेगी, 7 सेंटीमीटर की होगी, और एंगल कितने का बनेगा, 30 का। तो चलिए पहले एंगल भी हम यहाँ पर रख लेते हैं, एंगल का भी हम लोग बना करके कर लेते हैं ताकि एंगल में भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वेक्टर है तो वेक्टर में दोनों चीज़ें मायने रखती ना, उसका एंगल और उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से आएगा 10, यहाँ से 20, यहाँ से 30, तो 30 कहाँ पर आएगा, लगभग यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर आएगा। ये पॉइंट हमने लगा दिया, अच्छे से पॉइंट लगाइए ताकि भूलिए मत। अब इसके बाद हमको कितना खींचना है, 7 सेंटीमीटर यहाँ से खींचना है। तो हम क्या करेंगे, 7 के सामने ही इसको लगा दें, चलिए 7 के सामने ही लगा देते हैं। इसको हमने लगा दिया 7 के सामने, और इधर हमको मेंटेन करके रखना। ये समझाने में समय लग रहा है, बट आप जब अपने से करेंगे तो बहुत ही खटाखट इन तरीके के क्वेश्चंस कर पाएंगे, बहुत ही आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चंस करना, ठीक। चलिए
ये हो गया। तो इस तरीके से ये बन गया है। तो ये लाइन यहाँ पर आ चुकी है। अब आपको ये भी पता है कि ये जो है सीधा वहीं पर जाएगी और एकदम 90 डिग्री पर ही जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से मिलाने का काम करेंगे, यहाँ से इसको इस तरीके से मिलाने का काम करेंगे। तो जब इसको मिलाएंगे तो हम एक बार चेक ज़रूर करेंगे क्या ये 90 पे है, नहीं है तो फिर उसको हम यहाँ पे ये अड़ रहा है भाई, कोई बात नहीं है, चलिए लगभग ये है, ठीक है, लगभग ये है यहाँ पर। और ये वाली जो लाइन होगी यहाँ से अब मिल जाएगी। तो इसको हम भी यहाँ से मिला देते हैं, इसको क्यों छोड़े फिर, है ना, ताकि डायग्राम हमारा कंप्लीट हो जाए, दिखे अच्छे से एकदम जैसे अच्छा बच्चा बन जाता है ना। तो इसको अच्छा बच्चा बना दिया जाए भाई, पूरा बना दिया जाए ना। चलिए तो ये बन गया। तो ये आपका पूरा डायग्राम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये डायग्राम बन चुका है। इसके बाद हम देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पूछी गई थी। अब देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पूछी गई थी। तो एक चीज़ जो पूछी गई थी वो ब्लेड एंगल तो हो चुका है। उसके बाद आपको पावर पूछा गया है। तो पावर जो पूछा गया है इसमें आप देखिए कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये हो गया आपका पहला। इसके बाद अब यहाँ पर सेकेंड जो थिंग होगी, दूसरी चीज़, उसको हम लिखेंगे। तो दूसरी चीज़ आपकी जो है वो है पावर। क्या होती है, पावर। पावर कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि इसमें क्या पूछा गया, पावर डेवलप। तो चाहे आप पावर डेवलप कह लीजिए या फिर आप वर्क डन कह लीजिए। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वर्क डन का, पावर निकालने का, वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका एम एस और यहाँ पर आता है VW1 और यहाँ पर प्लस में VW2 और इसके बाद मल्टीप्लाई किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका यहाँ पर VB। तो इसके साथ होता है, ये मतलब फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ को और समझेंगे कि आप फिर से यहाँ पर फंस चुके हैं। क्या फंस चुके हैं, क्योंकि आपको MS तो पता है, MS तो दिया ही था, VB भी पता है, लेकिन आपको VW1 और VW2 नहीं पता हुआ है। तो आपको यहाँ पर VW1 और VW2 निकालना होगा। तो आप यहाँ पर VW1 प्लस VW2 लिखेंगे। तो VW1 VW2 कहाँ से मिलेगा आपको, डायग्राम से मिलेगा। और VW1 यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है और जो ये रेस्ट ऑफ थोड़ा सा बचता है ये आपका VW2 होता है। तो यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए इसको हम मेज़र करते हैं। अगर आप इसको मेज़र करेंगे तो ये आपका लगभग 13 के करीब आ रहा है, लगभग आपका ये 13 के करीब आ रहा है, लगभग 13 आ जा रहा है। तो जब ये 13 आ जा रहा है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसकी वैल्यू को लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, 13 सेंटीमीटर। देखिए थोड़ा सा बनाने में कभी कभी मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन आप इसी तरीके से कैलकुलेशंस को करेंगे तो 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर जो है, 13 सेंटीमीटर इक्वल क्या हो जाएगा, 13, 1 सेंटीमीटर में 100 है तो 13 सेंटीमीटर में 1300 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1300 मीटर पर सेकेंड। क्या आएगी, 1300 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि MS की वैल्यू हमारे पास क्या दिया गया था क्वेश्चंस में, MS की वैल्यू हमारे पास दी गई थी ये। तो इसको हम रखेंगे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 3.75 और मल्टीप्लाई में कितने का करेंगे, 1300 का। ध्यान से समझिएगा, 1300 का। ज़्यादा हो गया क्या, 13,000 हो गया, ओ माय गॉड। चलिए मान लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए, समझ में आ रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर 1300 हो गया, ठीक। इसके बाद यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, VB का करेंगे। तो VB आपका क्या है, VB आपका यहाँ पर दिया गया है, ये कितना है, 250। आप यहाँ पर सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ये मीटर पर सेकंड में है तो ये भी मीटर पर सेकंड में, मतलब यहाँ पर ये भी मीटर पर सेकंड में रहना चाहिए। अब इसके बाद इसको जब आप कैलकुलेट करके लिखेंगे आगे, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि ये वाट में ना रही किलो वाट में हो जाए तो आप इसको यहीं पर 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर जब आंसर आएगा तब डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। चलिए तो आप जिस तरीके से चाहें वैसे आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किलोवाट में आए तो आप इसको डिवाइड कीजिए, नहीं चाहते तो नहीं कीजिए। इसके बाद आपको लिखना है 3.75 मल्टीप्लाइड बाई 1300, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई क्या है, 250,
ठीक, इसके बाद आपको डिवाइड इससे कर देना है 1 1 1। ठीक है, इससे आप डिवाइड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो लगभग कितनी आ रही है, 2906 आ रही है। ठीक है, इतनी वैल्यू आपकी आ रही है। ये कुछ ज़्यादा ही तो नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जो कैलकुलेशन है वही आ रही है ना, 2906.25 किलो वाट आपकी ये जो है वैल्यू आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर आपको एक थर्ड चीज़ भी निकालनी है, जो कि है डायग्राम इफ़िशियंसी, यानी कि आपको एक इसकी इफ़िशियंसी के बारे में भी निकालना है। तो इसकी इफ़िशियंसी किस तरीके से निकालेंगे, एक लाइन में समझ लीजिए, बहुत ही छोटा सा है, लगभग ये ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर आपका ये है थर्ड, और यहाँ पर आप निकालेंगे इफ़िशियंसी, डायग्राम इफ़िशियंसी कह लीजिए, या फिर आप उसको इफ़िशियंसी कह लीजिए, डायग्राम इफ़िशियंसी। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप इसको समझ जाइएगा, इफ़िशियंसी। तो डायग्राम इफ़िशियंसी का हमने जो फार्मूला बताया था वो बताया था कि वर्क डन अपॉन क्या होता है, एनर्जी की सप्लाई होती है। तो उसको कट पिट करने के बाद जो फार्मूला आपका बना था वो बना था 2, चाहे आप वही फार्मूला डायरेक्ट लगा लीजिए, मतलब वैसा करके लगा लीजिए, या फिर आप यहाँ से ये जो फार्मूला है डायरेक्ट याद कर लीजिए, जिस तरीके से आपकी इच्छा हो। हमने सब तरीक़ों से बता दिया। यहाँ पर मल्टीप्लाई वी बी जरूर हुआ रहेगा। ठीक है, वी बी, और इसके बाद यहाँ पर क्या है, V1 का स्क्वायर। तो अब इस चीज़ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो इस चीज़ पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ वैल्यू रखेंगे। चलिए हम डायरेक्ट वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं। 2 क्या है, 2 की जगह 2 है, और मल्टीप्लाई है। अब इसके जगह आप जानते हैं 1300 है। ठीक है, 1300 है। इसके बाद मल्टीप्लाई में VB में आपका क्या है, VB आपका दिया है 250। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब इसके बाद हमको डिवाइड किससे करना है, V1 के स्क्वायर से। और V1 कितना आया था, V1 का स्क्वायर जो है वो आया था 1010 और मल्टीप्लाई बाई 1010। ठीक, इस तरीके से कर दिया, स्क्वायर लगाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका जो आ रहा है, ये आ रहा है 0.63। कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.63। जब आप इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी लगभग 63। तो आपका यहाँ पर जो इफ़िशियंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 63%। कितनी आ जाएगी, 63%। अब देखिए यहाँ पर फिर से हम आपको बता दें, कैलकुलेशंस में जो हो सकता है आपके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आंसर्स आ रहे हों, उसका केवल एक ही मतलब है, दैट इज़ डायग्राम। जितना इफिशिएंट डायग्राम होगा उतना अच्छे से आप बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फ़ोन सामने होता है तो थोड़ा सा नापना सही से नहीं हो पाता है। तो बट कुछ चीज़ें अच्छे से आती हैं। तो आप इसको जितना अच्छे से कैलकुलेट करेंगे, आपकी जो रीडिंग है, जो आपका आंसर है, वो इतना ही एक्यूरेट होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा और बहुत ही अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, अपने कॉपी में लिखिए, इन चीज़ों को समझिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोगों ने टरबाइन के थ्योरी को समझा, उसके न्यूमेरिकल्स को देखा। तो अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो और आपको इससे हेल्प हो रही हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ग्रुप्स में, अपने सारे ग्रुप्स में इसको फैला दीजिए, अपने कॉलेज के ग्रुप्स में इसको भेज दीजिए, ताकि आपके और दोस्तों को भी हेल्प हो। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आप थर्मल इंजीनियरिंग के काफ़ी सब्जेक्ट्स को, काफ़ी चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।